स्टोरी का नेम है डार्क रोमांस विथ अनवांटेड ब्राइड। हमने पिछला एपिसोड में सुना था। समीरा उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, बेटा तुम सही कह रही हो, इनके बहुत पर निकल आए हैं और इन परों को काटना बहुत जरूरी हो गया है। अब हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। माही हाँ में सर हिला देती हैं और दोनों डेविल स्माइल करते हैं। अब चैप्टर शुरू। चैप्टर 101 प्यार प्यार ना रहा और बेशर्म सीड। इतनी मस्ती के बाद सब लोग बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन सारा ने भी उन्हें अल्टीमेटम दे दिया था, जब तक वो लोग खुद को अच्छे से क्लीन नहीं कर लेते तब तक उन्हें घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। बेचारे भूख से भी मर रहे थे। सारा जो छुप छुप के ये सब देख रही थी वो उनकी हालत देख के नामे सिर हिला देती है और सर्वेंट को उन्हें खाना सर्व करने को बोलती है। कुछ देर में गार्डन में ही उनके लिए खाना लग चुका था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि खाना खाए तो खाए कैसे, क्योंकि वो तो अगर जरा भी हिले तो सारी मिट्टी जो उन्होंने लोशन की तरह बॉडी पे लगा रखी थी वो खाने में एम के मसाले की तरह मिल जाती। सारे के सारे बेचारे सी शकल बना के एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि अब भूख उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। राहुल डोर की ओर देख के जोर से आवाज देता है, घरवाली क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा इकलौता पति यही भूख से बेहोश हो जाए? अगर नहीं तो जल्दी से आके खाना खिला दो मुझे, और अगर नहीं आई ना तो देख लेना पाप लगेगा तुम्हें पाप। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मुझ में एनर्जी नहीं होगी, और अगर एनर्जी नहीं हुई तो फिर मैं मेहनत कैसे करूंगा और हमारे बच्चे कैसे होंगे? राहुल की बेशर्मी भरी बात सुन के आरव मुझ फाड़े उसे देखता है और एक गहरी सांस लेके बोलता है, वैसे तो डैड अगर आप बधाई हो टू बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस आगे में मॉम को कोई प्रॉब्लम हुई तो, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉम अभी काफ़ी वीक हो चुकी है, वो ध्यान ही नहीं रखती अपना। वैसे डैड जिस दिन मेरी प्रिंसेस यानी आपकी पोतियां इस दुनिया में आते बस उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना। मतलब अगर मेरे जूनियर भाई या बहन का बर्थडे भी उसी दिन होगा, भले ही 1 साल बाद, तो हम मिलके सेलिब्रेशन करेंगे और डबल धमाल होगा। आरव ये बोल ही रहा था कि एक उड़ती हुई चप्पल आके उसको लगती है। आरव एकदम से बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे चप्पल मारने की? लेकिन पीछे खड़ी अपनी मॉम को देख के वो अपने दांत दिखा देता है और आगे बोलता है, मॉम आप कब आए? जब तुम अपने बेशर्म बाप की बातों पे हाँ मिला रहे थे। पता नहीं क्या खा के माँ ने तुम्हारे बेशर्म बाप को पैदा किया था। और तुम एक बात कान खोल के सुन लो, खबरदार जो आज के बाद इनकी संगत में रहा तो तेरी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। सारा गुस्से से आरव का कान मरोड़ते हुए बोलती है। उसके बाद आरव के पास जाके, जो कि कबीर और मिहिर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, पास ही पड़ी छड़ी उठा के उसको दिखाते हुए बोलती है, सांड जितने तो तुम हो, फिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम खुद को इन 2 नाजुक पदार्थों के पीछे छुपा सकते हो? तुम्हारे लिए तो हल्क का पेट भी कम पड़ जाए। निकलो बाहर अभी के अभी, नहीं तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। राहुल बेचारा मुंह बनाते हुए बाहर आता है और बच्चों की तरह रुसते हुए बोलता है, बीवी मैं तो कितना नाजुक सा बच्चा हूँ, तुम ऐसे सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा नहीं कर सकती हो। वैसे भी मैं दी अक्षत सिंघानिया हूँ और तुम उसकी क्यूट हॉट एंड ब्यूटीफुल बीवी सारा सिंघानिया। राहुल ये बोलते बोलते सारा के पास आ जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने आप से चिपका लेता है। सारा खुद को राहुल से छुड़वाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि राहुल पूरा मिट्टी में नहाया हुआ था और ऐसे उस पर भी मिट्टी लग जाती, लेकिन राहुल तो उसे अपने रंग में रंगने के लिए तैयार था। वह उसकी साड़ी में से झांकती कमर पर अपनी मिट्टी से भरे हाथों को चलाने लगता है। सारा उसके ठंडे हाथों की छुअन पाते ही सिहर जाती है और उसे आंख दिखाकर शांत रहने का इशारा करती है, क्योंकि अभी सब लोग वहीं पर बैठे उन दोनों को ही देख रहे थे। लेकिन राहुल को इन सब से कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वह तो पैदाइशी बेशर्म था। वह दोनों अपने रोमांस में बिजी ही थे कि पीछे से आती रूहानी जोर से सीटी मारती है और जोर से चिल्लाती है, हाय मैं सदके जावा। रूहानी की आवाज़ सुनते ही सारा होश में आती है और जल्दी से राहुल को जोर से धक्का दे देती है। राहुल 2 कदम दूर हो जाता है, क्योंकि वह इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सारा उसे आंखें दिखाकर वहीं पर खड़े रहने का इशारा करती है, क्योंकि राहुल फिर से उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ रहा था। आरव रूहानी को देखते हुए बोलता है, बीवी दूसरों का रोमांस सिर्फ खुशी के लिए नहीं देखा जाता है, उनसे कुछ सीखने के लिए भी देखा जाता है। पर मैं तुमसे यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम तो निलबटे सन्नाटा हो, जो भी करना होता है मुझे ही करना होता है। आरव ये सब बोलते हुए बुरी सी शक्ल बना लेता है। रूहानी उसकी बात सुन के गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वह जल्दी जल्दी अपनी कमर पर हाथ रखकर आरव के पास आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज से सबके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। वही आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वह दांत पीसते हुए बोलता है, ये क्या था? रानी खुद में ही खुश होते हुए बोलती है, क्या मैंने इतनी जोर से मारा कि इसकी याददाश्त ही चली गई है? आरव घूरते हुए उसे बोलता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने जो आज किया है ना, उसके बाद तुम्हारे होश में ठिकाने पर नहीं रहने दूंगा। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। रूहानी आरव की बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, तुम्हें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ कि तुम दिवाली के वह फुसी बॉम्ब हो जो आसमान में जाता तो है लेकिन ना तो आवाज करता है और ना ही शाइनिंग करता है। तुम चूसे हुए आम हो, पिसे हुए गन्ने हो और इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। रूहानी की बातें सुनकर बेचारे आरव का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। कहाँ हो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर और बिजनेसमैन, और यहाँ उसकी बीवी उसकी इज्जत को सिलवट पर डालकर अच्छे से पीस रही थी। वह एक नज़र अपने आसपास डालता है, क्योंकि वहां बैठे सब लोग उसे अजीब नज़रों से दूर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो विराज और कबीर को हो रही थी।
दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के पेट को पकड़ के हंसने लग रहे थे। आरव उनको हंसते देखकर चीड़ जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है, ज्यादा मत हंसिए, कहीं पेंट नीचे से पीली हो जाए। आरव की बात सुन के विराज और कबीर दोनों का ही मुंह बन जाता है और दोनों अपनी जगह से खड़ी होकर पैर पटकते हुए आरव के पास जाते हैं और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की। आरव स्टाइल से अपने बालों में से मिट्टी झाड़ते हुए बोलता है जैसे आप दोनों की हंसने की हुई थी, और इतना बोलकर अपने दांत दिखाकर वहां से भाग जाता है और अपनी मोम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विराज और कबीर उसके पास जाने ही वाले होते हैं कि पीछे से प्रिया और संध्या, जो इतनी देर से उनकी नौटंकी देख रही थी और उनके उल्टी सीधी बातें को सुन रही थी, वह एक साथ बोलती है, खबरदार जो आगे एक भी कदम बढ़ाया तो और मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो टांगे तोड़ दूंगी तुम दोनों की। विराज और कबीर बच्चों सी शक्ल बनाकर बोलते हैं, लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। जो कुछ कहा उसने कहा है तो उसे डांटो ना बीवी, तुम हमारी बीवी हो, उसकी मॉम बाद में बनी थी, हमारा साथ दो, हमारी टीम में हो तुम, अपनी आंखों से ये प्यार की पट्टी हटाओ और थोड़ा इश्क हमसे फरमाओ। विराज और कबीर यह सब बोलते हुए अपने दांत दिखा देते हैं, क्योंकि संध्या और प्रिया दोनों को बुरी तरह से घूर रही थी। दोनों पैर पटकते हुए उनके पास जाती है और उन्हें आंखें दिखाते हुए बोलती है, तुमसे ही इश्क फरमाया है सारी जिंदगी, तुम ही से ही तो प्यार करते आ रहे हैं और अपनी कमर तुड़वाते आ रहे हैं, तुम्हें तो बस रात को बीवी चाहिए होती है, दिन में तो चाहे बीवी भाड़ में जाए। तुम दोनों जबरदस्ती के प्लेट में डाले हुए वो जले हुए चावल हो जिनको निगलने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, वरना तो हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए थे जो हम तुमसे शादी करते। विराज और कबीर अपनी अपनी बीवियों की बात सुन के बच्चों की तरह रोने लगते हैं और जबरदस्ती उनके गले लगते हुए बोलते हैं, बीवी हम तो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम हमसे इतनी नफरत करती हो। उनकी नौटंकी देखकर शायद आज ऊपर वाला भी शर्मा जाए। प्रिया और संध्या उन दोनों को दूर करते हुए बोलती है, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, खुद तो जौहर से निकले हुए सुअ बने हुए हो और हमें और बना दोगे। उन दोनों की बातें सुन के विराज और कबीर के दिल पर तो जैसे छुरियां चल जाती है। वह दोनों अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं, मानो दोनों को हार्ट अटैक आया हो। आज दोनों को एक ही गाना गाने का मन कर रहा था, प्यार प्यार ना रहा, यार यार ना रहा। दोनों ही राहुल के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और एक एक पैर पकड़ के लड़कियों की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। प्रिया और संध्या इन दोनों की नौटंकी देखकर नामे सर हिला देती है। उन्हें पहले ही पता था कि उनके पति कभी नहीं सुधर सकते और आज यकीन भी हो चुका था। मिहिर, जो इन सब से अलग एक कोने में झाड़ी के पीछे छुपा बैठा आराम से उन सब की नौटंकी देख के मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। उसकी हंसी के बोल जानवी के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। जानवी पानी की बाल्टी उठाकर उसके पास जाती है और पीछे से उसके ऊपर सारा का सारा पानी उड़ेल देती है। मिहिर ठंडा पानी गिरते ही एकदम से फूले हुए गुब्बारे की तरह उड़ जाता है और थोड़ा गुस्से से जानवी से बोलता है, जानू ये क्या हरकत थी। जानवी टेडी स्माइल करते हुए बोलती है, ओहो मेरे बेबी को तो बुरा लग गया। लेकिन क्यों बुरा लग गया, मैं तो तुम्हें बस होश में ला रही थी कि जिनको देखकर तुम दांत दिखा दिखा के हंस रहे हो, तुम भी उन्हीं के जैसे हो, इसीलिए दांत दिखाना बंद करो और चुपचाप जाकर लाइन में लग जाओ। मिहिर मुंह बनाते हुए बोलता है, लेकिन मैंने कुछ किया थोड़ी है, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाता, तो फिर तुम मुझे उस कैटेगरी में कैसे खड़ा कर सकती हो। मिहिर की बात सुनकर जानवी का मुंह बन जाता है। वह दांत पीसते हुए और अपनी आंखें छोटी करके मिहिर को गुस्से से घूरते हुए बोलती है, ओहो ये बात भी तुम कह रहे हो जो महीने में मुझे 2 दिन भी नहीं छोड़ता। मिहिर जानवी की बात सुन के इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि यह सच जो था। मिहिर अपनी इज्जत का फालूदा नहीं कराना चाहता था, इसीलिए चुपचाप जाकर उन्हीं की साइड खड़ा हो जाता है। राहुल और उसकी पलटन और आरव के साथ उन सबको अलग किए जाने से किनू, अर्जुन, अहान और सीट चारों अपना गला फाड़ फाड़ के हंसने लग रहे थे। उनको हंसता देख श्रेया और टिया, जो इतनी देर से उनकी बकवास बातें सुन रही थी, वह किन्नू और अर्जुन को आंखें दिखाते हुए बोलती है, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम कौन से दूध के धुले हुए हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, उनसे कुछ होता तो है। ये बात सुनकर अर्जुन और कीनू दोनों का ही मुंह बन जाता है। दोनों अपनी आंखें छोटी करके बोलते हैं, बीवी तुम ये क्या बोल रही हो, ये तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता। श्रेया और टिया दोनों उनकी बातें सुन के अपनी चप्पल उतार लेते हैं और एक एक उनको रसीद करके बोलते हैं, अगर तुमसे कुछ होता ना तो आज हमारा भी प्रमोशन हो चुका होता, हम यहाँ अपने फ्लैट 0 फिगर की साइज को लेकर नहीं घूम रहे होते, हमारा भी पेट थोड़ा बढ़ चुका होता। उनकी बात सुन के कीनू और अर्जुन एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, अच्छा तो तुम इस बारे में बात कर रही थी, लेकिन बीवी तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं प्रोटेक्शन यूज नहीं करता। उनकी बातें सुन के श्रेया और टिया दोनों का ही मन उनका खून करने का कर रहा था। वह चप्पल लेकर अच्छे से उनकी सुताई करने लगती है और कुछ देर के बाद जब दोनों थक जाती है तो वही उनकी गोद में ही पसर जाती है और कीनू और अर्जुन प्यार से उनके हाथों को सहलाने लगते हैं, क्योंकि उनको मार मार के उन दोनों के हाथ लाल हो चुके थे। लेकिन वह अपनी पतिव्रता पति होने का फर्ज अच्छे से निभा रहे थे और अपनी बीवी की केयर कर रहे थे। सब लोगों की एक तरह से छटाई हो जाती है। अब सब एक तरफ थे और बेचारा सीट दूसरी साइड था, क्योंकि उसकी बीवी तो वहां पर थी ही नहीं, वो तो अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। इसीलिए आज सीट ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा था कि शुक्र है ऊपर वाले तेरा कि आज मेरी बीवी यहाँ पर नहीं है, वरना तो वह तो मुझे कच्चा ही चबा जाती, क्योंकि इन लोगों ने तो जो कुछ भी किया वह शादी के बाद किया था, और मैंने जो कुछ भी किया वो शादी से पहले कर डाला था। मेरे कांड की लिस्ट अगर सबके सामने खुल जाती तो मेरी बेचारी इज्जत ही फांसी लगा के सुसाइड कर लेती।
सब लोग काफी देर तक ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद सारा गार्डन में चल रही पानी की पाइप उठाकर उनसे पानी की बौछार कर देती है और उन मिट्टी लगे हुए बर्तनों को साफ करने लगती हैं। सब लोग थोड़ी देर में पहले के जैसे नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में जाकर चेंज करते हैं। कुछ देर में सब लोग फिर से नॉर्मल होकर डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सबको जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए आते ही खाने पर टूट पड़ते हैं। सीड जिया को उसके कमरे में ही खाना खिलाता है और खुद भी उनके पास ही बैठकर खाना खा लेता है। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। वहीं सबके सोने के बाद समीरा अपने कमरे में अपने बगल में सोई हुई माही को चेक करती है, जो गहरी नींद में जा चुकी थी। समीरा ठीक से माही को चेक करते हुए धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकल जाती है और कुछ देर के बाद सिंघानिया पैलेस के बाहर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद उसकी कार एक पुराने घर के बाहर रुकती है। समीरा कार से बाहर आती है और उस घर का डोर नॉक करती है। उसके नॉक करते ही एक थोड़ी एज्ड औरत उस घर का डोर ओपन करती है और समीरा उनको एक नज़र देखते हुए अंदर चली जाती है। समीरा अंदर जाती है तो एक कमरे में एक उसी के उम्र की औरत जो कि बेड पर लेटी हुई थी, देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह पैरालाइज्ड हो। समीरा उसको देखती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह उस औरत के बालों को पकड़कर जोर से खींच लेती है और उसको गुस्से से घूरते हुए दांत पिस के बोलती है, तुम मर क्यों नहीं जाती? मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के कुंडली मार के बैठी हो। थोड़ी तो शर्म कर लो। जब से मेरा खून पी रही हो, अब तो शर्म करो। खुद भी चैन से मरो और मुझे भी चैन से जिंदगी जीने दो। उन दोनों का ख्याल मैं खुद ही रख लूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगी। बस तुम मर जाओ और इस धरती से बोझ कम करो। समीरा उस औरत से दूर होती है और उस पहले वाली औरत के पास जाके एक नोटों का बंडल उसे देकर वहां से जाते हुए बोलती है, उसका ख्याल रखो। उसे मरने मत देना जब तक मैं ना कहूं, और इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि अब मेरे पास खुद ही पैसे नहीं बचे तो तुम्हें कहां से ला कर दूं। समीरा की बात पर वो औरत कुछ नहीं कहती और समीरा चुपचाप वहां से निकल जाती है। समीरा की कार कुछ देर में वापस से सिंघानिया पैलेस की पार्किंग में रुकती है। समीरा गार्ड से बचते हुए अंदर जाती है और अपने रूम के बाहर पहुंच के एक चैन की सांस लेती है। वह खुद में प्राउड स्माइल करती है, ये सोचकर कि राहुल के गार्ड से बचते हुए वो अंदर भी आ गई और बाहर भी चली गई और उन गार्ड्स को कानों कान खबर भी नहीं हुई। समीरा रूम का डोर खोल के अंदर जाती है तो उसे माही बेड पर दिखाई नहीं देती। तभी पीछे से माही की आवाज आती है, कहाँ गई थी आप इतनी रात को? माही की बात सुन के समीरा के चेहरे पे डर साफ दिखाई देने लगता है। उसके माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी। समीरा खुद को कंट्रोल करते हुए माही की तरफ मुड़ती है तो माही अपने दोनों हाथ बांधे उसे ही सवालिया नजरों से देख रही थी। माही समीरा की आंखों में देखते हुए फिर से अपना सवाल रिपीट करती है। समीरा पहले तो कुछ देर शांत रहती है, फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है, वो मैं किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर गई थी तो मुझे बताकर भी तो जा सकती थी। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका वो जरूरी काम ऐसा है क्या जो आपको इतनी रात को जाना पड़ा? माही बोलती है। माही की बात सुन के समीर अपना खुराफाती दिमाग लगाने लगती है और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए अपने आंखों में झूठे मगरमच्छ के आंसू ले आती है और माही के पास जाके उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में भरते हुए बोलती है, बेटा तुमसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई सच नहीं छुपाया। तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुमसे अपनी जिंदगी का हर एक राज शेयर किया है, तो ये बात मैं तुमसे कैसे छुपा सकती थी? तुम तो जानती ही हो कि मैं राहुल सिंघानिया से इतनी नफरत करती हूँ जितनी शायद मैं तुमसे कभी मोहब्बत भी नहीं करती। इसीलिए मैंने उस राहुल सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए एक प्लेन बनाया है और उसी प्लेन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं किसी से मिलने गई थी। माही फिर से अपनी आंखों में सवाल लेकर समीरा से पूछती है, तो क्या आप मुझे बताना नहीं चाहेंगे आपके उस प्लान के बारे में और किससे मिलने गई थी आप, और आपका ये प्लान आखिर है क्या? समीरा माही की बात सुन के गुस्से से अपने मन में ये दोनों बहनें एक जैसी है, इतनी इन्वेस्टिगेशन तो सीआईडी वाले एसीपी भी नहीं करते थे जितने सवाल ये मैडम पूछे जा रही है, जैसे आईबी की नेक्स्ट चीफ यही बनने वाली है। समीरा कुछ देर शांत रहती है और फिर माही के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा मैं तुझसे झूठ बोलना नहीं चाहती और सच में तुझे बता नहीं सकती, लेकिन तुझे अपनी माँ पर भरोसा करना होगा कि तेरी माँ कोई भी गलत काम नहीं करेगी। जो भी कुछ मैं करूंगी वो सब हमारी भलाई के लिए ही करूंगी और आज भी मैं उसी काम के लिए बाहर गई थी। क्या तुम्हें अब अपनी माँ पर इतना भी भरोसा नहीं रह गया है? समीरा अपनी आंखों में झूठे आंसू लेकर बोलती है। माही अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे के परेशान जाती है। वह अपनी माँ को गले से लगा लेती है और बोलती है, माँ आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी आप पर खुद से भी ज्यादा यकीन करती है। मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी करेंगे हम दोनों की भलाई के लिए ही करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। दरअसल आपको इतनी रात को कमरे में ना देखकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा कहीं राहुल सिंघानिया ने तो कुछ नहीं कर दिया, इसीलिए मैं थोड़ा डर गई थी और मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। समीरा माही को गले लगाते हुए डेविल स्माइल करती है और प्यार से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। कुछ देर तक दोनों माँ बेटी ऐसे ही रहती है, फिर दोनों जाकर बेड पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की नींद खिड़की से आती सूरज की किरणों से खुलती है। जिया अपने बगल में हाथ फेराकर देखती है, लेकिन उसे अपने पास कुछ भी फील नहीं होता। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर साइड में देखती है तो उसकी बेटी वहां पर नहीं थी।
अपनी बेटी को ना देखकर जिया का दिल धक से रह जाता है। फिर उसे सिड का ख्याल आता है, वो भी वहां पर नहीं था। जिया को याद आता है कि एक जिले के जितनी तो उसकी पूरी फैमिली है, शायद उनमें से ही कोई उसकी बेटी को बाहर लेके गया होगा घूमने के लिए। और उससे पहले तो उसका 5 साल का बाप, जो खुद बाप बन चुका है लेकिन आज भी बच्चा है। जिया सीड की हरकतों के बारे में सोच के मुस्कुराने लगती है। उसका जिया से बेटी के लिए लड़ना, बाकी सबसे अपनी बेटी के लिए लड़ना, उसकी उटपटांग हरकतें, उसकी बेशर्मी भरी बातें, सब याद आते ही जिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसका चेहरा गर्म होने लगता है और वो ब्लश करने लगती है। जिया अपने चेहरे पर हाथ रख के शर्माने लगती है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और सीड अपनी बेटी को गोद में लिए अंदर आता है। जिया को मुस्कुराते देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो जल्दी से उसके पास जाकर बोलता है, बीवी तुम किसको याद करके इतना मुस्कुरा रही है, जरा नाम बताओ, उसकी टांगे तोड़कर आता हूं मैं अभी। सीड की बात सुन के जिया को एकदम से खांसी आ जाती है। सीड अपनी बेटी को बेड पे अच्छे से लिटा देता है और जिया की पीठ रब करने लगता है। सीड जिया को पानी पिलाता है और उसके बाद फिर से उससे पूछता है, अब जल्दी बताओ कौन है वो भोसड़ी का जिसकी याद में तुम अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो। जिया बार बार वही सवाल सुन के गुस्से में आ जाती है। वो पिलो उठा के सीड के मुंह पे मार देती है। सीड का मुंह पूरा ही खुल जाता है। वो बच्चों की तरह जिया से लड़ते हुए बोलता है, तुमने उस कल परसों के आए हुए उबले हुए बैंगन के लिए अपने इकलौते हैंडसम पति को मारा। मैं अभी डैड से बोल दूंगा कि उनकी बहू मुझे छोड़ के जाना चाहती है। फिर देखना डैड मुझे ऑर्डर देंगे और मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें सारी जिंदगी अपनी गोद में लेके घूमूंगा, समझी। सीड की बेतुकी बातें सुन के जिया का सिर दर्द करने लगता है। वो अपने मन में डिलीवरी में भी इतना पेन नहीं हुआ जितनी इसकी बातें सुन के हो रहा है। पता नहीं क्या खा के मोम ने उसे पैदा किया था, कोई इतना बड़ा डफर कैसे हो सकता है। जिया को कुछ न बोलता देख सिड फिर अपना जासूस दिमाग यूज करते हुए बोलता है, अभी तुम उसी के ख्यालों में हो ना, क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। ये सब बोलते बोलते सीड की शकल एकदम रोने जैसी जो चुकी थी। ऐसा लग रहा था अगर जिया ने हाँ बोल दिया तो वो अभी गंगा जमुना सरस्वती का संगम बना देगा। जिया को सीड की शकल देख के अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन जब उससे नहीं होता तो जोर जोर से हंसने लगती है। उसके साथ ही उसकी बेटी भी शायद अपनी माँ का साथ देते हुए होले होले मुस्कुराने लगती है। जिया को हंसता देख सीड बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वो चिढ़ते हुए बोलता है, तुम ऐसे कैसे हंस सकती हो, क्या वो सच में मुझसे ज्यादा डैशिंग है। सीड को इनसिक्योरिटी होने लगी थी। जिया उसकी बच्चों सी शकल देख के बोलती है, ओले मेरे भोले भंडारी, जा नहीं मुस्कुरा रही थी किसी को याद करके, लेकिन वो और कोई नहीं मेरी बेटी का बाप ही है। उसकी उटपटांग हरकतों को याद करके ही मैं मुस्कुरा रही थी। सीड जिया की बात सुन के जेब जाता है और अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बत्ती सी दिखाकर बोलता है, तो फिर ये बात तो तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी, इतनी देर से मेरे मजे लेने की क्या जरूरत थी। जिया पेट पकड़ के हंसते हुए बोलती है, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो मुझे इतना क्यूट राहुल सिंघानिया कैसे मिलता। जिया को उसका मजाक उड़ाते देख सीड की आंखें छोटी हो जाती है। वो जिया को एकदम से बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। सीड की हरकत से जिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह एक नज़र खुले हुए डोर की तरफ देखती है और नामे सर हिला देती है। सीड जिया के मजे लेते हुए बोलता है, क्या हुआ बीवी, अभी तक तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी, अब क्या हुआ, अब क्या पेट्रोल खत्म हो गया तुम्हारा। सिड को अपने इतने पास देखकर जिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगती है। वह सिड को बच्चों जैसी शक्ल बना के देख के बोलती है, प्लीज दरवाजा खुला हुआ है, कोई आ जाएगा, तुम हट जाओ। सीड बेचारा को इतने महीनों से खुद को कंट्रोल कर रहा था, वो जिया को इतने पास पाकर मदहोश हो रहा था। सीड धीरे धीरे जिया के ऊपर झुकने लगता है। जिया की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और पकड़ बेडशीट पे कस जाती है। उसे सीड की गर्म सांसें अपने चेहरे पे फील हो रही थी। सीड अपनी उंगलियां जिया की उंगलियों में फंसा लेता है और उसके होठों पे अपने होठ रखने ही वाला था कि अचानक ही धड़धड़ाकर गिरने की आवाज आती है। दोनों होश में आते हैं और डोर की ओर देखते हैं तो हान बेचारा अर्जुन, कीनू और राहुल के नीचे दबा हुआ था और चारों ने अपनी आंखों पे हाथ रख रखा था और बोल रहे थे, तुम दोनों कंटिन्यू करो, हम कुछ नहीं देख रहे, हम बस हमारी डॉल से मिलने आए थे, तुम उसे हमें दे दो और फिर चाहो तो हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। जिया जल्दी से सीड को धक्का देती है और ठीक से बेड पे बैठ जाती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि वह उठकर कहीं जा सके क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस है। इसीलिए जिया शर्म से अपनी आंखें झुकाकर वहीं बैठी रहती है। वहीं दूसरी ओर सीड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसे गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने उसकी किस नहीं होने दी। थोड़ी देर के बाद आते तो बेचारा थोड़ा सुकून पा लेता। कितनी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया है ये वही जानता है। ऊपर से उस किस में भी उसके लाडले भाइयों ने आके ग्रहण लगा दिया। सीड चिढ़ते हुए उनके पास जाता है और उन सबको घूरते हुए बोलता है, क्या हरकत है ये तुम चारों की। ये चारों सिर की बात सुन के अपने दांत दिखा देते हैं और अपनी आंखें खोलकर देखती हैं तो सीड सामने गुस्से में हाथ बांधे खड़ा था। सीड उन्हें घूरते हुए बोलता है, तुम सबकी टाइमिंग इतनी खराब है, मनहूसों तुम लोग रात को जाना अपनी वालियों के पास, अगर तुम लोगों के कान में घंटा ना बजाया तो मेरा नाम भी राहुल सिंघानिया नहीं। सीड की बात सुन के चारों का मुंह बन जाता है क्योंकि उन्हें क्या पता था कि अंदर यह सब चल रहा होगा। वह तो अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए वहां पर आए थे।
चारों एक साथ मुंह बनाते हुए सीड को साइड कर देते हैं और बेड पर लेटी हुई अपने प्रिंसेस को उठा लेते हैं और उसे बाहर लेकर जाने लगते हैं। तभी जिया उन्हें रोकते हुए बोलती है, इसे भूख लगी होगी, मैं इसे फीड कर देती हूँ, उसके बाद आप इसे बाहर घुमाने ले जाएगा। ये सब बोलते हुए उसने अपनी आंखें शर्म से झुका रखी थी क्योंकि उनसे नजरें मिलाने की तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन चारों को जिया की बात सही लगती है और वो प्रिंसेस को जिया को देके वहां से बाहर निकल जाते हैं। सीड उनके जाते ही गुस्से से बाथरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद बाथरोब में बाहर निकलता है। जिया सीड को खुन्नस से घूर रही थी क्योंकि ये सब उसकी ही वजह से हो रहा था। उसने उसे मना भी किया था लेकिन सीड ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। सीड उसको घूरते देख बोलता है, मेरी जान ऐसे मत देखो, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए मुझसे। जिया पास ही पड़ा पिलो उठा के उसके ऊपर फेंक देती है। सीड पिलो कैच करते हुए बोलता है, बीवी क्या कर रही हो तुम, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हें देख के मेरी बेटी कटा सोचेगी, लेकिन जो भी सोचेगी तो यही कि उसकी मॉम उसके डैड पे कितने जुल्म करती है और उसका डैड एकदम शरीफ इंसान उसकी मॉम के सारे जुल्म सहता रहता है। सीड की नौटंकी देख के जिया का मन उसे अच्छे से पीटने का कर रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसकी ऐसी हालत थी नहीं कि वो सीड को सुई भी चुभा सके। जिया बस या की घूरती ही रहती है और सीड आराम से रेडी होके वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद संध्या और जानवी वहां आते हैं और जानवी की फ्रेश होने में हेल्प करते हैं क्योंकि उसे अभी नहाना भी नहीं था। तब तक सारा और प्रिया, टिया, कीनू और रूहानी के साथ वहां बेबी के साथ खेलते रहते हैं। पिया वहां नहीं थी क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो पेट पूजा में लगी थी। उसके बाद उसे नाश्ता करवा के मेडिसिन देते हैं और खुद भी नाश्ता करने चले जाते हैं। चैप्टर 102 समीरा की नई चाल। नेक्स्ट मॉर्निंग समीरा की नींद उसकी फोन की आवाज से खुलती है। समीरा नींद में ही साइड टेबल पर हाथ मार के फोन लेती है और नींद में उठा लेती है बिना देखे। सामने से कुछ कहा जाता है जो सुन के समीरा की सारी नींद उड़ जाती है। वो जल्दी से फोन कट करके ब्लैंकेट को दूर फेंकती है, बाथरूम में घुस जाती है और 5 मिनट में ही चेंज करके फटाफट घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर में उसकी कार उसी पुराने घर के बाहर होती है जिस घर में वो कल आई थी। समीरा अंदर जाती है तो वो बेड पर लेटी हुई औरत लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे किसी भी वक्त उसकी सांसें टूट के बिखर सकती हैं। और वहीं दूसरी औरत उसके पास बैठी उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। समीर उस औरत के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ है इसे, कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया। वो औरत जवाब देती है, कल रात से ही इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे लगता है अगर हम इनको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो जल्दी ही ये हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। समीरा ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि वह किसी भी हालत में उस औरत को मारने नहीं दे सकती थी। समीरा कुछ देर सोचती है और फिर उस औरत की मदद से उसे बाहर ले जाती है और अपने कार में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कुछ देर में उसकी कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। समीरा उस औरत के चेहरे को मास्क से कवर करके उसे अंदर ले जाती है क्योंकि अब तक वो वैसे भी बेहोशी हो चुकी थी। डॉक्टर सीधा उसे आईसीयू में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। समीरा वही टेंशन से आईसीयू के बाहर टहलती रहती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं। समीरा उनको देखते ही उन पर सवालों की बौछार कर देती है, कैसी है वो, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। डॉक्टर के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर समीरा को शांत करवाते हुए बोलते हैं, देखिए पहले तो आप शांत हो जाए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता ही है कि वो पिछले 20 साल से पैरालाइज हैं, लेकिन पैरालाइज वाले पेशेंट को सिर्फ बॉडी मूव नहीं कर पाती, लेकिन ब्रेन अच्छे से मूव करता है। वो सब कुछ सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और मुझे लगता है उन्हें ऐसी कोई बात पता चली है जिससे कि उन्हें गहरा सदमा लगा है। डॉक्टर कुछ देर शांत रहता है और आगे बोलता है, और इसी वजह से वो कोमा में जा चुकी है। उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, अगर उन्हें जल्दी ही होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो उन्हें ब्रेन डेड बोल दिया जाएगा, उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी वो पहले ही इतनी वीक थी और अब इस सदमे की वजह से उनको हार्ट अटैक भी आ गया था। बस अब ऊपर वाले से ही दुआ की जा सकती है कि वो उनको जल्दी होश में ले आते, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुन के समीरा कुछ देर सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो उस औरत को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दे सकती थी। समीरा वही आईसीयू के बाहर चेयर पर बैठ जाती है और आगे के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि कल रात उसने उसे उन दोनों के बारे में बताया था, तो हो ना हो उसी बात का ही उसे सदमा लगा है और अगर उसे होश में लाना है तो उन दोनों को ही उसके सामने लाना पड़ेगा। इसके अलावा समीरा के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। समीरा अपने आगे के प्लान के बारे में सोचने लगती है और अचानक ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से सिंघानिया पैलेस की तरफ निकल जाती है। वही सिंघानिया पैलेस में आरव ने सीड की बेटी को अपनी गोद में ले रखा था और रूहानी उसके पास बैठी आराम से खाना खा रही थी। आरव रूहानी को सीड की बेटी को दिखाते हुए बोलता है, बीवी इधर देखो, इसे गौर से देखो, दिल लगा के देखो, कदम से देखो, उल्टा लटका के देखो। मुझे ना सेम टू सेम ऐसी ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल प्रिंसेस चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, फिर चाहे सारी जिंदगी तुम्हें गोद में लेके ही क्यों ना घूमना पड़े। आरव की बात सुनकर जैसे रूहानी को सदमा लगता है, उसका पारा हाई हो जाता है। वो हाथ में पकड़ी हुई स्पून को जोर से प्लेट में पटक देती है और आरव के पास जाकर उसके कॉलर पकड़ लेती है और दांत पिसते हुए बोलती है, मजे लो तुम, सजा भुगतूं मैं।
मजे किए तुमने और मुझे फुला फुला कर गोलगप्पे जैसा बना दिया और अभी भी तुम्हारी तानाशाही खत्म नहीं हो रही। एक बात बताओ, क्या तुम इतने डफर थे पढ़ाई में कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बच्चे का जेंडर उसके बाप से डिसाइड होता है? तो तुम बार बार यही पुराण लेके क्यों आ जाते? मेरे क्या हाथ में है, बच्चे क्या पेड़ पर होते हैं जो जब तुम्हारा मन करे उसी जेंडर का तोड़कर मैं तुम्हें गोद में लाकर दे दूं? रूहानी की इतनी लंबी चौड़ी बात सुन के बेचारे आरव का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो सीड की बेटी जो उसकी गोद में उसी के साथ खेल रही थी, उसकी भी सदमे से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह भी एक तरह रूहानी को सदमे में देखने लगती है। आरव सीड की बेटी को प्रिया के हाथ में देता है और खुद रूहानी के पास जाकर उसे शांत करवाते हुए बोलता है, बीवी आज तुमने कौन सी किस्म की मिर्ची खाई थी जो इतना गर्म हो रही हो? तुम बस मुझे एक बार उस मिर्ची का नाम बता दो, मैं उसे इंडिया क्या वर्ल्ड में ही बंद करवा दूंगा। रूहानी को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, शार इतना कि अभी अगर आरव उसका पति नहीं होता तो उसका खून कर देती और उसे अपने ही गार्डन में दफना के उस पे ब्लैक रोज उगा देती। आरव रूहानी को पानी देता है क्योंकि वो लंबी लंबी सांस के रही थी। आरव रूहानी को शांत करवाते हुए बोलता है, बीवी कंट्रोल करो खुद को, अभी कुछ देर में हमें डॉक्टर के पास भी तो जाना है। अगर वो तुम्हें इतना गर्म दिखेंगी तो कहीं उन्हें ये ना लगे कि तुम्हें फीवर है, और ये बेबी की हेल्थ के लिए अभी तो अच्छा नहीं है। रूहानी खुद को कंट्रोल करती है, ये सब उसके साथ प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा था। सब उसको शांत देख के एक चैन की सांस लेते हैं। आरव रूहानी को फिर नाश्ता करवाता है और उसके बाद उसे लेके हॉस्पिटल जाने लगता है कि बीच में ही समीरा उसे रोक के बोलती है, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, तो क्या मैं तुम दोनों के साथ हॉस्पिटल चल सकती हूँ चेकअप के लिए? आरव तो उसे निगलने को तैयार था, लेकिन रूहानी तो अच्छी बच्ची थी, वो अपनी माँ को मना कैसे कर सकती थी। वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और समीरा कार में बैठते ही किसी को कुछ एमएसजी करती है। कुछ देर में वो तीनों हॉस्पिटल में थे। समीरा अपना चेकअप करवाने चली जाती है और आरव और रूहानी अपने वार्ड में। कुछ देर बाद जब समीरा आती है तो रूहानी और आरव वैसे ही बैठे हुए थे। समीरा फिक्र से रूहानी से पूछती है, क्या हुआ, तुम अब तक ऐसे ही बैठे हो, तुम्हारा चेकअप नहीं हुआ है? रूहानी ना में सर हिला देती है और बोलती है कि डॉक्टर ही नहीं आई है अभी तक, पता नहीं वह कहाँ चली गई है। आरव जो कब से डॉक्टर को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था, वो भी परेशान था क्योंकि डॉक्टर ने खुद ही उन्हें आज के लिए अपॉइंटमेंट दी थी। समीरा दोनों को परेशान देखकर बोलती है, बेटा चेकअप होना जरूरी है, अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी तो चल सकते हैं। समीरा की बात रूहानी को ठीक लगती है, लेकिन आरव का माथा ठनक जाता है कि आज उसकी सो कॉल्ड सासू माँ को अपनी बेटी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। लेकिन रूहानी की तरफ देखकर वो भी सोच में पड़ जाता है कि उसे दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहिए या नहीं। आरव भी कुछ देर सोच के हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि अगर समीरा ने कुछ गलत किया भी तो भी वो तो साथ रहेगा ही। आरव हाँ बोल देता है क्योंकि रूहानी का चेकअप होना जरूरी था। समीरा ने बोल दिया कि वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती है जो कि काफी एजेड और एक्सपीरियंस भी है। दोनों उनकी बात मान के उनके साथ दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, क्योंकि समीरा ने जो डॉक्टर बताया उसे आरव जानता था। कुछ देर में वो उसी हॉस्पिटल में थे जिसमें समीरा उस लेडी को लेकर आई थी। समीरा पहले उनको कार में बैठने का बोलकर खुद डॉक्टर से मिलने चली जाती है, ये कहकर कि वह उसकी दोस्त है और आज की अपॉइंटमेंट दे देगी। आरव कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन रूहानी उसको रोक लेती है और समीरा अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद वो वापस आती है और उन्हें बताती है कि डॉक्टर चेकअप करने के लिए तैयार है, तो आप दोनों अंदर आ जाए। रूहानी और समीरा के साथ अंदर चले जाते हैं। समीरा उनको आता देख एक डेविल स्माइल करती है, जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया हो और अब जीनी उसके लिए दुनिया भर का खजाना ला कर देगा। वो भी उन दोनों के पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। समीरा उन्हें खुद से गाइड करने लगती है और अंदर एक वार्ड में ले जाकर बैठा देती है। दोनों को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ पेशेंट लेटे हुए थे जिनके भी बीच में पर्दे लगे हुए थे। कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। रूहानी वही बेड पर लेट जाती हैं क्योंकि बैठे बैठे उसे काफी दिक्कत हो रही थी। समीरा बोलती है, डॉक्टर बस आ ही रही है, और दोनों उनकी बात मान के वेट करने लगते हैं। समीरा रूहानी और आरव को लेके उसी हॉस्पिटल में चली जाती है। रूहानी की तबीयत थोड़ी खराब थी और उसके लिए बैठना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो वार्ड में आते ही बेड पे लेट जाती है। आरव रूहानी की हालत देख के परेशान होने लगता है क्योंकि डॉक्टर अभी आया नहीं था। आरव गुस्से से समीरा से पूछता है, कहाँ है आपकी डॉक्टर, अभी तक आई नहीं? ऐसे डॉक्टर होते हैं, कितना इरिस्पॉन्सिबल लोग हैं यहाँ के। समीरा झूठा कंसर्न दिखाते हुए बोलती है, मैं लेके आती हूँ, तुम यहीं रुको। समीरा वार्ड से बाहर चली जाती है और सीधा डॉक्टर के केबिन में घुस जाती है और उसे सब समझा के उनको वार्ड में लेके आ जाती है। डॉक्टर आते हैं और रूहानी को चेक करने लगते हैं। तब तक वो आरव के बाहर भेज देते हैं और समीरा को रुकने की परमिशन दे देती है क्योंकि वो उसकी माँ है। आरव को बुरी तरह से डॉक्टर का ये स्टूपिड रीजन खटकने लगता है, लेकिन अभी रूहानी के लिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा और चुपचाप वार्ड से बाहर चला गया। डॉक्टर रूहानी को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ ही देर में उसको नींद आ जाती है और फिर समीरा की नोल मुड़ के बोलती है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं सब सच बता दूंगी कि तुमने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए।
समीरा उस डॉक्टर को घूरती है और पर्दे के दूसरी तरफ चली जाती है जहां वो लेडी बेहोश लेती हुई थी। समीरा उस लेडी के पास जाके उसके सिर पे हाथ फेर के बोलती है, कैसी हो अर्पिता, तुम तो मेरी बात सुन के लगता है मुझसे नाराज हो गई। लेकिन परेशान मत हो, मैंने आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या तुम्हें सरप्राइज नहीं चाहिए क्या? पर पहले तो तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा गिफ्ट आखिर है क्या। तब शायद अपनी आंखें खोलो। चलो बताती हूँ, देखो उधर देखो, तुम्हारी बड़ी बेटी, तुम्हारी रूहानी तुम्हारे पास ही लेटी हुई है। अगर तुम उससे मिलना चाहो तो मिल सकती हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उठोई। तुम थोड़ी अपनी बेटी से प्यार करती हो। बरसों पहले तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो गई थी, वो आज फिर तुम्हारी नज़रों के सामने है। और एक गाइड न्यूज और है, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है और तुम नानी। है ना खुशी की बात? लेकिन तुम तो स्माइल ही नहीं कर रही। देखो, अपनी आंखें खोल के देखो, अपनी बेटी को देखो, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी है, वही रूप रंग एकदम तुम्हारी परछाई। समीरा के इतना बोलने पर भी उस लेडी यानी अर्पिता की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती, वो ऐसे ही बेजान सी लेती रहती है। समीरा गुस्से से उसका गला दबाने लगती है, फिर अचानक उसका दिमाग काम करता है और वो स्माइल करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें क्यों मार रही हूँ? इस सारी फसाद की जड़ तो तुम्हारी वो बेटी है, तो क्यों ना आज उसका ही किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूँ, और साथ ही उसकी कोख में पल रहे उसके दोनों बच्चों की भी। अगर बचा सकती हो अपनी बेटी को तो बचा लो। उठा अर्पिता उठो, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। समीरा रूहानी के पास चली जाती है और उसके गले पे हाथ रख के बोलती है, देखो तुम्हारी बेटी कैसे तड़प रही है। देखो अर्पिता देखो, आज फिर से इतिहास रिपीट होगा, लेकिन आज तुम्हारी जगह तुम्हारी बेटी है, और सारी ही उसके बच्चे भी। समीरा इतना बोल के राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी बातें सुन के अर्पिता की आंखों से आंसू बह जाते हैं और उंगलियों में मूवमेंट होने लगती है, उसकी पलकें हिलने लगती है। ये देख के समीरा उसके पास जाके, देखो अर्पिता, उठो और बचाओ अपनी बेटी को, वरना वो आज यमराज को प्यारी हो जाएगी। अगर बचा सकती हो तो बचा लो अर्पिता, अपनी बड़ी को बचा लो। अर्पिता समीरा की बातें सुन के एकदम से आंखें खोलती है और बेड पे उठ के बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वो बेड से उठने की कोशिश करने लगती है लेकिन गिर जाती है। समीरा उसको देख के खुश हो जाती है और उसके पास जाके उसको सहारा देती है और बेड पे लिटा देती है और डॉक्टर को इशारा करती है। डॉक्टर अर्पिता को नींद का इंजेक्शन दे देती है और अर्पिता अपनी बेटी को एक नज़र देख के फिर से सो जाती है, लेकिन वो अब कोमा में नहीं थी। डॉक्टर उसके बाद बाहर जाती है, तब तक समीरा ने पर्दे लगा दिए थे। डॉक्टर बाहर जाकर आरव को बताती है कि रूहानी का बीपी हाई हो गया था, इसीलिए उन्होंने उसे इंजेक्शन दे दिया है और वो अभी सो रही है। बाकी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। आरव रूहानी को ठीक जान के एक चैन की सांस लेता है। डॉक्टर वहां से चली जाती है और आरव रूहानी के पास वापस चला जाता है। वो वहां जाता है तो समीरा उसे रूहानी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए दिखाई देती है। आरव का माथा आज पूरे दिन की समीरा की हरकतों को याद करके ठनका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली ये औरत आखिर करना क्या चाहती है। आरव समीरा को घूरते हुए रूहानी के पास जाकर बैठ जाता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। समीरा गुस्से में आरव को घूरते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं। समीरा को पता था कि आरव उसे कुछ खास पसंद नहीं करता और शायद उसे इस बात का शक भी था कि आरव उसके सारे सच जानता है, इसलिए वह भी अच्छे बनने का कोई नाटक नहीं करती और चुपचाप वहां से खड़ी हो जाती है। आरव समीरा को घूरते हुए बोलता है, आपको मेरी बीवी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। समीरा आरव की बात सुनकर खुन्नस में उसे घूरने लगती है और पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर निकल जाती है। वैसे भी वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो तो वैसे भी हो ही चुका था। आरव वही बैठा रूहानी के सिर को सहलाता रहता है। कुछ देर के बाद रूहानी को होश आ जाता है और आरव उसे होश में आता देख प्यार से उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर हो रही है तो मुझे बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रूहानी ना में सिर हिला देती है। रूहानी अपने आसपास नजर घुमाती है। आरव उसका सवाल समझ के जवाब देता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उनको घर पर भेज दिया है। रूहानी आगे कुछ नहीं पूछती। कुछ देर के बाद डॉक्टर से इजाजत लेकर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद समीरा फिर से उस वार्ड में आती है और अर्पिता के पास जाकर डेविल स्माइल करते हुए देखने लगती है। समीरा उसके पास जाकर बेचारी सी शक्ल बनाकर बोलती है, क्या करूं तुम्हारी जान अगर चली जाए तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? तुम तो मेरा तुरुप का इक्का हो, जिससे मैं सिंघानिया खानदान को बर्बाद कर सकती हैं, इसीलिए तो तुम्हें तो जिंदा रहना ही पड़ेगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समीरा कुछ देर अर्पिता से बात करने के बाद डॉक्टर के पास जाती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ पैसे देकर वहां से निकल जाती है। चैप्टर 103 रूहानी की फरमाइश। आरव रूहानी को लेकर सिंघानिया पैलेस वापस आ जाता है और उसके कुछ देर के बाद समीरा भी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ पैसे देकर वापस से सिंघानिया पैलेस आ जाती है। रूहानी की तबीयत अभी भी थोड़ी खराब थी, इसलिए आरव उसे सीधा उसके कमरे में ले जाता है और रेस्ट करने का बोलकर उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए चला जाता है। आरव रूहानी के लिए कुछ खाने को हेल्दी चीजें लेकर आता है और उसे खाना खिला के मेडिसिन देकर सुला देता है और खुद कमरे से बाहर निकल जाता है। आरव सीधा स्टडी रूम में जाता है जहां पे राहुल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था।
आरव अंदर जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। राहुल आरव को एक नज़र देखकर बोला, रूहानी की तबीयत कैसी है? आरव हाँ में सिर हिला के बोला, वो अभी ठीक है डैड। राहुल आगे पूछता है, तो तुम क्या बात करना चाहते थे मुझसे? आरव एक गहरी सांस लेकर उसे आज दिन में जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो सब कुछ बता देता है। समीरा का बिहेवियर, डॉक्टर का टाइम पर ना आना और बाकी जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ था वो सब कुछ राहुल को बता देता है। राहुल कुछ देर शांत रहता है और फिर आरव की बातों पर गौर फरमाने के बाद बोला, वो औरत बहुत ज़्यादा ही शातिर हैं। हमें इसकी हर चाल पर नज़र रखनी होगी। हो ना हो हॉस्पिटल में कुछ तो हुआ है जहां ये रूहानी को लेकर गई थी और उस चीज़ का कनेक्शन रूहानी से जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रूहानी की मॉम के बारे में जानती है और वो उसी हॉस्पिटल से किसी तरह कनेक्टेड हो। राहुल की बात सुन के आरव का दिमाग खराब हो जाता है। वो थोड़ा परेशान होते हुए बोला, अगर डेड ऐसा है तो हमें उस हॉस्पिटल में पता करना चाहिए। क्या हुआ? अगर ये सच हुआ तो शायद हम रूहानी की मोम के बारे में पता लगा सके और इस औरत को इस घर से बाहर फेंक सकें। राहुल को भी आरव की बात ठीक लगती है और वो आरव से बोला, तो फिर देर किस बात की है? तुम अभी के अभी आदिल को काम पर लगा दो, मैं भी अपने लोगों को काम पर लगा देता हूँ। हमें जल्द से जल्द इस औरत को इस घर से बाहर करना होगा क्योंकि इसका हमारे घर में एक सेकंड भी रहना खतरे से खाली नहीं है। राहुल की बात सुन के आरव हाँ में सर हिला देता है और जल्दी से आदिल को कॉल करके उसे इंस्ट्रक्शंस देकर सब कुछ समझा देता है। आदिल भी ओके बॉस बोलकर अपने काम में लग जाता है और तब तक राहुल भी अपने लोगों को काम पर लगा देता है। कुछ देर के बाद दोनों बाप बेटे स्टडी रूम से बाहर आते हैं तो हॉल में पूरी मंडली जमा हो रखी थी और बीच में पंडित जी बैठे हुए थे। सब लोग उनको ऐसे घेर के बैठे थे जैसे वो कोई आतंकवादी है और कोई जरूर इन्फॉर्मेशन उन सबको देने वालों हो। बेचारे पंडित जी की तो हालत खराब हो रही थी। पंडित जी के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, अरे पंडित जी घरवाली सही ही कहती थी कि लालच बुरी बला है। मोटी दक्षिणा के चक्कर में यहाँ आ तो गया, लेकिन ये लोग तो मुझे ऐसे घेर के बैठे हैं मानो अभी मैंने कोई वर्ड इनकी पसंद का नहीं निकाला और अगले ही पल इन लोगों ने मुझे मार मार के मेरा भरता बना दिया। पंडित जी की तो डर से हालत खराब हो रही थी, उनके माथे से पसीना बह रहे थे। पंडित जी को चुप देख के सबका दिमाग खराब हो रहा था। अहान पंडित जी के माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, अरे पंडित जी कुछ बोलेंगे? हमरी प्रिंसेस का नामकरण हम कब कर सकते हैं? मैंने उसका बहुत अच्छा नाम सोच रखा है, जल्दी बता दीजिए क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। पंडित जी अटकते हुए बोले, जी जजमान मैं अभी देख करके बताता हूँ। पंडित जी अपने लैपटॉप में हाथ चलाने लगते हैं और कुछ लिखा पढ़ी करने लगते हैं जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सब लोग अपने चेहरे को हाथों में भरे उनको ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। पंडित जी कुछ देर अपनी लिखा पढ़ी करने के बाद उन सबको जवाब देते हुए बोले, जजमान 3 दिन के बाद का मुहूर्त नामकरण के लिए भी और गोद भराई की रस्म के लिए भी अति उत्तम है। आप दोनों ही कार्य उस दिन करवा सकते हैं। पंडित जी की बात सुन के सबके चेहरे पर चमक आ जाती है और सब अपने पॉकेट से उनके लिए अलग अलग दक्षिणा निकाल के उनके सामने रख देते हैं। पंडित जी इतनी सारी लक्ष्मी को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और उसे अपने बैग में डालते हुए अपने मन में बोलते हैं, मैं तो इनसे ऐसे ही डर रहा था। कितने भले मानस है, ऐसे 2-4 मौके और मिल जाए तो मैं तो अंबानी का रिश्तेदार बन जाऊंगा। पंडित जी सारी लक्ष्मी को अपने बैग में डाल के वहां से निकल जाते हैं और सब लोग 3 दिन बाद होने वाले फंक्शंस की तैयारियों में लग जाते हैं। सब लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए अपने से जो भी बन रहा था वो खुद से ही कर रहे थे। वही माही और उसकी माँ फर्स्ट फ्लोर से ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। उन सब की खुशी को देखकर उनके अंदर आग लगी हुई थी। माही और समीरा अपने रूम में चले जाते हैं। माही अपना फ़ोन निकाल कर किसी का नंबर डायल करती और उससे कुछ बात करने लगती है। समीरा माही की सारी बातें सुन रही थी। सारी बात खत्म होने के बाद माही कॉल कट करती है तो समीरा उससे पूछती है, क्या ये प्लान वर्क करेगा? क्या रूहानी इस चीज़ पर यकीन करेगी? माही गहरी सांस लेकर बोली, माँ लड़की चाहे कितना भी भरोसा कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन जब अपनी आंखों से सब कुछ देखती है तो उसे यकीन करना ही पड़ता है। और रूहानी के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। वो खुद भी इस घर से चली जाएगी और उसके वो दोनों बच्चे भी मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएंगे। माही की बात सुनकर समीरा भी कुछ देर सोच में पड़ जाती है। उसे माही का प्लान कुछ ठीक लगता है। तभी समीरा का फ़ोन रिंग करता है और उस पर डॉक्टर का नंबर फ्लैश होता है। समीरा अपना फ़ोन लेकर बाहर बालकनी में चली जाती है और डॉक्टर से कुछ देर बात करने के बाद अंदर आती है। समीरा के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। माही उसको परेशान देखकर पूछती है, मोम क्या हुआ, आप परेशान लग रही है? समीरा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी एक दोस्त है जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की थी और आज उनकी तबीयत खराब है तो मैं उनसे मिलने के लिए जाना चाहती थी। बस यही सोच रही थी कि जाऊं या ना जाऊं। माही समीरा को शांत करवाते हुए बोलती है, मोम अगर आपकी दोस्त की तबीयत खराब है तो उससे मिलने में हर्ज ही क्या है, और वैसे भी अगर उन्होंने आपके बुरे वक्त में मदद की है तो फिर तो आपका उनसे मिलना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप बेफिक्र होकर उनसे मिलने के लिए जाए, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगी। समीरा माही की बात सुन के अपने मन में, बेवकूफ़ माँ की बेवकूफ़ बेटी। समीरा प्यार से माही के सर पे हाथ फिराते हुए रूम से निकल जाती है और सीधे सिंधानिया पैलेस से निकल के हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सीड की बेटी के नामकरण के लिए और रूहानी की गोद भराई के लिए 3 दिन बाद का मुहूर्त निकलता है।
सब डेट पता चलते ही तैयारियों में लग जाते हैं। वही समीरा और माही उस दिन के लिए कुछ प्लानिंग करती है और अपने लोगों को काम पे भी लगा देती है। समीरा को डॉक्टर का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। माही को झूठ बोलकर समीरा अपनी कार लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कुछ देर में उसकी कार हॉस्पिटल की पार्किंग में रुकती है। समीरा कार पार्क करके हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कुछ हुआ हो। वो सीधा अर्पिता के वार्ड की तरफ चली जाती है। वो अर्पिता के वार्ड में जाकर देखती है तो अर्पिता बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी और उसके हाथ और पैरों को रस्सियों से बांधा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो और पास ही एक नर्स चेयर पर बैठी हुई थी। समीरा अंदर जाती है और एक नज़र अर्पिता को देख के डॉक्टर के केबिन की तरफ चली जाती है। डॉक्टर अपने केबिन में परेशान सी बैठी थी। समीरा अंदर जाती है और उनके सामने चेयर पे बैठ जाती है। डॉक्टर समीरा को देख के अपना सिर पकड़ लेती है। आप बताएंगी कि हुआ क्या था? ऐसे सिर पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, समीरा कहती है। डॉक्टर गुस्से से अपना कोट निकाल के फेंक देती है और उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, ये हुआ है, आपकी लाडली बहन ने मुझे मारने की कोशिश की है। होश में आते ही उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया था। पास में एक नर्स बैठी थी, उस पर भी अटैक कर दिया। उसने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की है और जब मैं उसे रोकने के लिए उसके वार्ड में गई तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। बार बार एक ही रट लगा रखी थी कि समीरा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बेटियों को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी बेटियों को बचा के रहूंगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें मुझसे दूर करने की। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर आगे कहती है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वह होश में आते ही अपनी बेटियों की रट लगाने लगती है और पास में जो भी आता है उसे मारने की कोशिश भी करती है। हमें तो डर है कि अगर उसे किसी ऐसे टाइम पर होश आ गया जब उसके आसपास कोई नहीं है और वो हॉस्पिटल से भाग गई तो आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें यहाँ से ले जाए। डॉक्टर हाथ जोड़कर समीरा से कहती है और समीरा हमें सिर हिला के उनके केबिन से बाहर चली जाती है। वो अपना फ़ोन निकालकर अपने लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और उन्हें अर्पिता को हॉस्पिटल से ले जाने की अरेंजमेंट करने के ऑर्डर देती है। तब तक खुद अर्पिता के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद समीरा के आदमी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो बेहोशी में ही अर्पिता को उठाकर अपनी कार में डालकर वहां से निकल जाते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा हो, लेकिन सच तो कुछ और ही था जो वो डॉक्टर और समीरा ही जानते थे। उनके जाने के कुछ देर के बाद ही आदिल के लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और जिस वार्ड में रूहानी को रखा गया था उस वार्ड में जाकर सब कुछ पता करने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कोई नहीं था, सारे बेड खाली हो चुके थे। आदिल अपना फ़ोन निकालकर आरव को वहां की सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। आरव उसे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोलता है। आदिल ओके बॉस बोलकर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम में चला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देता है और आदिल यही बात आरव को भी बताता है। आरव तुरंत ही उस हॉस्पिटल को खरीदने के ऑर्डर अपने असिस्टेंट चिराग को दे देता है। चिराग ने कुछ ही देर में हॉस्पिटल के सारे शेयर खरीद लिए थे और उसे सिंघानिया ग्रुप में ऐड कर लिया था। हॉस्पिटल के बिकते ही पूरे हॉस्पिटल में तहलका मच जाता है। हॉस्पिटल का डायरेक्टर खुद आकर आदिल को सीसीटीवी फुटेज देता है। आदिल सीसीटीवी फुटेज लेकर सिंघानिया पैलेस निकल जाता है। वही सिंघानिया पैलेस में आरव रूहानी के पास बैठा उसके सर को सहला रहा था और रूहानी बच्चों की तरह उसकी गोद में बैठी उससे सारी शिकायतें की जा रही थी। उसने अपनी फरमाइशों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आरव के हाथ में थमा दी थी और उसे धमकी भी दी थी कि अगर गोद भराई की रस्म के दिन उसकी एक भी विश पूरी नहीं हुई तो वो आरव की टांगें तोड़ देगी। बेचारा आरव चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला के कमरे से बाहर निकल जाता है। अब बेचारे के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। आरव चिराग को ऑर्डर देके पूरी लिस्ट उसके पास भेज देता है सब अरेंजमेंट करने के लिए और खुद उसकी बच्चों वाली हरकतें याद करके मुस्कुराने लगता है। कभी वो बच्ची बन जाती थी तो कभी एकदम मैच्योर। चैप्टर 104 मटका कुल्फी। रूहानी आरव को अपनी फरमाइशों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देती है। आरव उस लिस्ट को देखते हुए कमरे से बाहर आता है और अपने असिस्टेंट चिराग को कॉल करके उसे सारी तैयारियां करने को बोल देता है और खुद स्टडी रूम में जाकर आदिल की भेजी हुई सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। आरव के साथ में राहुल भी होता है और वो दोनों सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं, लेकिन दोनों को ही सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिलता। सिर्फ समीरा उस वार्ड में जाती हुई दिखाई देती है और इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल के कॉरिडोर की थी और उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें उस वार्ड के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इस बात की उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आरव परेशान होते हुए राहुल से कहते हैं, डैड इसमें तो कुछ भी नहीं है, अब हम कैसे पता लगाएं कि उस हॉस्पिटल में क्या हुआ था। राहुल कुछ देर शांत रहता है और फिर आगे कहता है, तुम परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अगर ऐसे पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, वैसे भी कई बार घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो क्या हुआ अगर सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला? अब हम सारा सच पता लगाएंगे, वो भी खुद उस इंसान के मुंह से जो इन सब का मास्टरमाइंड है। आरव राहुल को कुछ कहने को होता है कि उसे बाहर से रूहानी के चीखने की आवाज आती है। रूहानी जोर जोर से आरव का नाम लेकर चिल्ला रही थी। रूहानी की चीख सुनकर उन दोनों का ही कलेजा मुंह में आ जाता है।
ये सोचकर कि रूहानी को कुछ हुआ तो नहीं है, समीरा ने कुछ कर तो नहीं दिया, दोनों ही तुरंत ही स्टडी रूम से बाहर निकल के रूहानी के रूम की तरफ भागते हैं। लेकिन वो तो उन्हें हॉल में ही मिल जाती है, जो कि सोफे पर आराम से क्वीन की तरह बैठे बैठे ही आरव का नाम चिल्ला रही थी। आरव भागते हुए उसके पास जाता है और परेशान होते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही थी, कोई प्रॉब्लम है क्या, डॉक्टर को बुलाऊं? रूहानी चिढ़ते हुए आरव को जवाब देती है, क्या है, जब देखो तब डॉक्टर को बुलाऊं, उसको बुलाऊं, फलाने को बुलाऊं, धिनकाने को बुलाऊं, जब देखो तब मुझे हॉस्पिटल भेजने की तैयारी में रहते हो। वैसे भी आज मेरी जो हालत है वो तुम्हारी ही वजह से है, खुद पर तो कंट्रोल होता नहीं है और मेरी अब डॉक्टर डॉक्टर बोल के बैंड बजा रखी है। रूहानी आराम से सेब खाते हुए आरव को उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे सामने ज्यादा राखी सावंत बनने की जरूरत नहीं है। राखी सावंत का नाम सुन के ही आरव का मुंह उल्टी करने जैसा बन जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें मैं किस एंगल से राखी सावंत द ड्रामा क्वीन दिखाई देता हूँ? रूहानी आरव की बात सुन के बेफिक्री से बोली, लगने से क्या मतलब है तुम्हारा, तुम सिर्फ लगते नहीं हो, तुम राखी सावंत हो, मेल राखी सावंत। अब तक मैं उनका ड्रामा सुन के पूरी फैमिली आ चुकी थी, वो भी उन दोनों का ड्रामा देख रही थी। सब लोग कंफ्यूजन से रूहानी की बात सुन रहे थे। सब एक बार आरव को देखते फिर राखी सावंत को इमेजिन करने लगते। लेकिन जब सबसे शबर नहीं होता तो कीनू अपनी इमेजिनेशन में बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरा मतलब है मेरे साले साहब तो एकदम स्लिम फिट है और वो औरत तो। कीनू अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है क्योंकि आगे का सब समझ ही चुके थे। रूहानी सेब का बाउल लगभग टेबल पे पटकते हुए थोड़ा रोते हुए कहती है, ये आदमी, सब देखो उसे गौर से, ये इंसान आदमी नहीं है, पतीला है, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। शादी से पहले ये एफिल टॉवर, कुतुब मीनार जितने लंबे लंबे वाले, और आज इसके सारे वादों का तेल निकल गया। ओहीर राहुल के पास जाके, डैड इसने मुझे कहा था तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा, तुम्हारे लिए बुर्ज खिलाफ कर दूंगा, और आज इससे मटका कुल्फी नहीं खरीदी गई डैड। मुझे डिमांड किए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं लेकिन इसने अभी तक मुझे कुल्फी नहीं लाके दी डैड। लाना तो बहुत दूर की बात है डैड, लेने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकला। देख रहे हो ना डैड, हाइट देखो इसकी जिराफ जितनी, अगर 2-4 कदम भी आगे बढ़ा देता तो क्या ये 1.5 फुटिया हो जाता, लेकिन नहीं, मेरी और मेरे बच्चों की कदर थी ही काबे से। रूहानी सिर पे हाथ रख के नौटंकी करने लगते हैं। रूहानी की नौटंकी देख के राहुल आरव को खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है, बाकी सभी की नजरें भी आरव को खुद पे ही दिखाई देती है। बेचारा अपनी चप्पल उठा के तुरंत ही घर से बाहर भाग जाता है बिना पीछे मुड़ के देखे ही। आरव की स्पीड देख के सब लोग जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। रूहानी भी सोफे पर बैठकर आराम से अपने बच्चों के साथ खिलखिलाने लगती है। आरव रात भर पूरी दिल्ली छान मारता है लेकिन उसे मटका कुल्फी कहीं नहीं मिलती, और जिस शॉप पे थी वो शॉप ही बंद थी। बेचारा जैसे तैसे शॉप ओनर का नंबर ढूंढता है और अपने गार्ड्स को उसे घर से उठने का ही बोल देता है। गार्ड्स कुछ देर में ही उस शॉप ओनर को उसके सामने लेकर हाजिर हो जाते हैं। बेचारा शॉप ओनर इतने सारे गार्ड्स को देख के ऐसे ही डर जाता है। वो डरते डरते दुकान खोलता है और उसमें से मटका कुल्फी निकालकर आरव को देता है। मटका कुल्फी देख के ही आरव की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत ही उस दुकान वाले को 1 करोड़ का चेक दे देता है खुशी के मारे। 1 करोड़ का चेक देख के ही वो दुकान वाला वही खुशी से बेहोश हो जाता है। आरव गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड्स उसे उठाकर उसके घर छोड़कर आते हैं। आरव मटका कुल्फी लेकर रात के 3 बजे अपने घर पहुंचता है। वो जब घर पहुंचता है तो रूहानी और बाकी सब सो चुके थे। आरव रूहानी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो घोड़े बेच के सो रही थी। इसीलिए आरव सारी आइसक्रीम को उठाकर फ्रिज में रखवा देता है और खुद भी अपने कपड़े चेंज करके उसके बगल में आकर लेट जाता है क्योंकि इतनी भागदौड़ के बाद में वो बुरी तरह से थक चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव की नींद अपने चेहरे पर पानी गिरने की वजह से खुलती है। आरव हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उसके साथ जो हुआ उसको समझने की कोशिश करने लगता है। कुछ खुद को शांत करता है और अपनी आंखें खोलकर फिर साइड में देखता है तो रूहानी आरव को खुन्नस से घूर रही थी और उसके हाथ में पानी का जग था। आरव अपने चेहरे पर गिरे हुए पानी को साफ करके रूहानी से लाचारी से पूछता है, सुबह सुबह मैंने कौन सा कर्म कांड कर दिया जिसके लिए मुझे ऐसे गंगा स्नान करवाया जा रहा है? रूहानी अपनी कमर पर हाथ रखे आरव को लगभग चिल्लाते हुए कहती है, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? तुमसे मैंने कहा था ना मुझे आइसक्रीम खानी है, फिर मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर आए? उसकी बात सुन के आरव अपने मन में, वो तो शुक्र है मैं रात को ही इसकी आइसक्रीम ले आया, वरना तो ये सुबह उठते ही पूरा घर सर पर उठा लेती और सबसे पहले तो मुझे ही डैड से बोलकर घर से बाहर करा देती। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई। जैसे मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, जब मन करे तब मुझे घर से बाहर फेंक देते हैं। आरव को कुछ ना बोलता देख रूहानी फिर से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम बहरे हो गए हो जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आरव ने उस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा और वो उस एंड बोल्ट की स्पीड से किचन में जाता है और रूहानी के लिए आइसक्रीम निकालकर जल्दी से कमरे में हाजिर हो जाता है और सारी की सारी आइसक्रीम रूहानी के सामने परोस देता है। इतनी सारी आइसक्रीम देखकर रूहानी के मुंह में पानी आ जाता है और वो लगभग आरव से छीनते हुए सारी आइसक्रीम लेकर खाने लग जाती है। और आरव को तो ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता। आरव बेचारा लाचारी से बाथरूम में चला जाता है और खुद को शांत करने लगता है। कुछ देर बाद वो रेडी होके बाहर आता है और उसके बाद रूहानी को लेके डाइनिंग एरिया में चला जाता है।
उसको नाश्ता करवाने के बाद उसकी मेडिसिन देता है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। 2 दिन ऐसे ही मस्ती में निकल जाते हैं। इस बीच रूहानी ने आरव की बहुत अच्छे से बैंड बजाई थी, जैसे पिछले जन्म का वो गिन गिन के बदला ले रही हो। और आरव भी हंसते मुस्कुराते उसके सारे नखरे उठा रहा था। उसने रूहानी की कभी भी किसी भी फरमाइश को पूरा करने को मना नहीं किया और ना ही उस पर गुस्सा किया, क्योंकि वो जानता था कि रूहानी इस वक्त कितनी तकलीफों से गुजर रही है। प्रेगनेंसी का ये 9 महीनों का सफ़र और उसके बाद बेबी डिलीवर करना कितना दर्दनाक होता है। एक लड़की की डिलीवरी के टाइम जान भी जा सकती है, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते सारे दर्द सह लेती है। आज घर में फंक्शन होने वाले थे, इसलिए सब लोग सुबह से ही तैयारियां में लगे हुए थे। सुबह सीड और जिया की बेटी का नामकरण होने वाला था और दोपहर को रूहानी की गोद भराई। पंडित जी इस बार थोड़ा बड़ा झोला लेके पधार चुके थे। वो तो ये सोच के आए थे कि इस बार उनको पिछली बार से ज्यादा दक्षिणा मिलेगी और कहीं उनका पुराना झोला छोटा पड़ गया तो, और कहीं अगर रास्ते में ही फट गया तो। पंडित जी रिस्क थोड़ी ले सकते थे, इसलिए पहले ही पूरी तैयारी से आए थे, वो भी एकदम पुख्ता। कुछ देर बाद पंडित जी अपनी तैयारी पूरी करके कहते हैं, जजमान मुहूर्त का वक्त हो गया, आप बच्चे और उसके माता पिता को बुला लीजिए। सारा हाँ में सिर हिलाती है और प्रिया को सीड और जिया के साथ बच्ची को बुलाने को कहती है। कुछ देर में सीड और जिया अपनी बच्ची के साथ हवन में बैठे हुए थे। कुछ देर की रस्मों के बाद पंडित जी बच्ची को शहद खिलाने को बोलते हैं। सीड अपनी बेटी को चांदी की चम्मच से शहद खिलाता है और बाकी की कुछ रस्में हो जाने के बाद पंडित जी बच्ची की बुआ को बच्ची का नाम लिखने को बोलते हैं चावल के दानों से। श्रेया आगे आती है और सीड की बेटी का नाम लिख के चली जाती है। पंडित जी सीड को इशारा करते हैं और वो अपनी बेटी का नाम देख के खुशी से अनाउंस करता है, आज से मेरी बेटी का नाम होगा हीर सिंघानिया। सब लोग नाम सुन के ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको नाम काफी पसंद आता है। सारी रस्में होने के बाद सब लोग बारी बारी से हीर के साथ खेलने के लिए लाइन में लग जाते हैं। थोड़ी देर हीर के साथ खेलने के बाद सुबह का नाश्ता करके गोद भरी की तैयारियों में लग जाते हैं। सबको हंसते मुस्कुराते देख माही और समीरा का खून जल रहा था। वो अंदर ही अंदर उबल रही थी। दोनों पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। अंदर जाके ना ही अपना फोन निकाल के उसी इंसान के पास कॉल करती है जिसके पास उसने उस दिन किया था। उसके कॉल अटेंड करते ही माही कहती है, सब अरेंजमेंट हो गए। सामने से कुछ बोला जाता है और माही के फेस पे चमक आ जाती है। वो जवाब देती है, गुड, टाइम से उसे लेके सिंघानिया पैलेस आ जाना। आज यहाँ फंक्शन होने वाला है तो तुम आसानी से सिक्योरिटी को चकमा दे सकते हो। माही कुछ देर और बातें करके कॉल कट कर देती है और फैलते हुए बेड पे लेट जाती है। समीरा उसकी बातें सुन के ही खुश हो रही थी। माही वैसे ही लेटे हुए कहती है, आज होगा धमाका और रूहानी की खुशियों का दी एंड। माही इतना बोल के जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है और उसको हंसता देख समीरा अपने मन में, तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी है अर्पिता, मैं आ रही हूँ तुम्हें खुशखबरी सुनाने। आई एम डेम श्योर तुम ये न्यूज सुनोगी तो खुशी से रोने लगोगी, वो भी चीख चीख के, और तुम्हें रोते देख मेरे दिल को मिलेगा सुकून। चैप्टर 105 रूहानी की गोद भराई और 1 लाख गिफ्ट। सिंघानिया पैलेस में सुबह सीड और जिया की बेटी का नामकरण होता है और सीड की बेटी का नाम हीर रखा गया। दोपहर को रूहानी की गोद भरी की रस्म होनी थी। उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। गार्डन सज चुका था। पूरे गार्डन में येलो कलर की डेकोरेशन की गई थी। सब चीज येलो कलर की ही थी। घर के सारे मेंबर्स भी रेडी होने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूहानी ने येलो कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी जिसमें उसके टमी पे 2 बेबी की प्रिंट भी बनाई हुई थी जिनको उनकी मां ने अपने आंचल में छुपा रखा था। रूहानी को पूरा रेडी आरव ने ही किया था। उसके कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, उसका हेयर स्टाइल सब कुछ आरव ने ही किया था। और यही हमारी रूहानी मैडम की फरमाइशों में से एक विश थी। रूहानी के चेहरे पे प्रेगनेंसी ग्लो साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पे अलग ही नूर था। वो अपने बच्चों के वेलकम के लिए पूरी तरह से रेडी थी। घर के बड़े रेडी होके गार्डन में चले जाते हैं क्योंकि मेहमान आना शुरू हो चुके थे और सब बड़े मिलके उनका वेलकम कर रहे थे। आज तो माही भी कहर ढा रही थी। उसने ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप के साथ लहंगा कैरी किया था और उस पे हैवी मेकअप उसको और भी कयामत बना रहा था। थी तो वो भला दिखने में, ऊपर से उसकी ग्रीन आइज उसको और भी ग्रेसफुल बनाती थी। बस उसका दिल काला था। वो भी उसकी गलत परवरिश का नतीजा था जो कि समीरा ने की थी। कहते जय ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही उसके साथ हुआ क्योंकि उसकी संगत गलत थी। फाकरी उसकी भी नहीं थी। उसने तो जन्म से ही समीरा को अपनी मां मान था, इसलिए समीरा ने उसे को भी सिखाया, उसे को भी बताया, उसने उसे ही सच माना और वो ऐसी बन गई। माही को देख के सबके मुंह खुल जाते हैं। सब अपने मुंह फाड़े उसको ही घूर रहे थे। माही भी सबके खुद को ऐसा देखता देख इतरा रही थी और एटीट्यूड से सबके बीच जाके खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपना फेवरेट डायलॉग कहते जय, जजमान मुहूर्त का टाइम हो गया है, आप बच्ची को बुला लीजिए। सारा हाँ में सिर हिला के रूहानी को लेने चली जाती है। कुछ देर बाद सारा और आरव रूहानी को लेके बाहर आने लगते हैं। आरव ने भी येलो कॉलर जा कुर्ता पहना था और उस पे भी उन दोनों क्यूट बेबीज की फोटो लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। रूहानी को गार्डन में लाके झूले पे बैठा दिया जाता है और पंडित जी अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। उसके बाद घर की सभी बड़ी औरतें आके उसका तिलक करती है और उसको कुछ चीज देती है। फिर बारी बारी सब लोग आके उसको गिफ्ट देते हैं और रूहानी गिफ्ट काउंट करने लगती है।
सबसे लास्ट में बारी आती है आरव की। आरव को देख के रूहानी की आंखें में चमक आ जाती है। आरव आदिल को इशारा करता है और घर के सारे सर्वेंट में दूर से बाहर जाते हैं और फिर बारी बारी बाहर जैसे एक एक गिफ्ट बॉक्स उठा के लाते हैं और रूहानी खुशी से काउंटिंग करने लगती है। बेचारे सर्वेंट बाहर जाते और फिर एक बॉक्स उठा के लाते। करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद पूरा गार्डन गिफ्ट से भर चुका था और रूहानी की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी थी। सब गिफ्ट्स बॉक्स पे नंबर भी लिखे हुए थे, लेकिन फिर भी उसको सब्र नहीं था। उसने खुद से काउंट किए थे और लास्ट नंबर था 1 लाख। सब गिफ्ट आने के बाद रूहानी आरव की तरह मुड़ के, सुनो पतिदेव, अगर एक भी गिफ्ट रिपीट हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। अपना बैग उठा के घर के बाहर प्रस्थान कर लेना। रूहानी की बात सुन के आरव का मुंह बन जाता है। वो ना में सिर हिला देता है। रूहानी आगे कहती है, इनको ओपन भी तुम्हें ही करना है तो रेडी रहना। आरव मुंह बनाते हुए कहता है, लाके भी मैं दूं और ओपन भी मैं ही करूं। कितनी मेहनत से लेके आया हूं मैं। आरव की बात सुन के रूहानी का मुंह बन जाता है, फिर एकदम से हंसने लगती है और फिर एकदम शांत होकर आरव की तरह इमोशनलेस फेस बना के कहती है, तुमने खुद जाके फैक्ट्री में कोई मजदूरों की तरह तो ये बनाए नहीं है और खुद जाके खरीदे भी नहीं है। सिर्फ अपना वो डिब्बा फोन उठाया होगा और चिराग को कॉल करके, चिराग मुझे इतने किलो टिंडे चाहिए और सुनोहा किसी में भी बीज नहीं होने चाहिए और किसी का भी कलर अंदर से वाइट नहीं होना चाहिए और हाथ ध्यान रखना, काम ढंग से करना, किसी को नाको नाक क्या कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। रूहानी की बात सुन के आरव जा मुंह बन जाता है और बाकी सब पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। रूहानी आरव को चुप देख आगे कहती है, मेरी शकल क्या देख रहे हो, चुपचाप जाके काम पे लग जाओ। आरव बेचारा इतने गिफ्ट्स को देख के ही पागल हो रहा था, इसलिए बहाना बनाते हुए कहता है, अरे मेरी भोली नादान बीवी, गिफ्ट्स तो हम बाद में भी खोल सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें पहले फंक्शन एंजॉय करना चाहिए, पहले तो नाच गाना हो जाना चाहिए। रूहानी आंखें मटकाती बोली, तो फिर देर किस बात की है, हो जाओ शुरू। आरव अंदर जाता है और कुछ देर में एक लेडी के गेटअप में बाहर आता है और डीजे वाले को कहता है, बजाओ भाई। आरव के साथ ही बाकी लड़के भी लड़कियों के गेटअप में आ जाते हैं और आरव का साथ देने के लिए उसके पास आ जाते हैं। आरव और उसकी पलटन लड़कियों के गेटअप में डांस करते हैं और बाकी सबको भी अपने डांस में शामिल कर लेते हैं। सब लोग काफी देर तक ऐसे ही डांस करते हैं। सबकी मस्ती में कब शाम से रात हुई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इसी बीच समीरा सबकी नजरों से बच के कहीं गायब हो जाती है। वो अपनी कार लेके सिंघानिया पैलेस से बाहर निकल जाती है। समीरा की हर हरकत पे राहुल ने नजर रखी हुई थी। समीरा को जाते देख राहुल अपने गार्ड्स भी उसके पीछे भेज देता है। समीरा को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन राहुल के गार्ड्स उसे छुप छुप के फॉलो कर रहे थे। समीरा की कार कुछ देर में एक जंगल में रुकती है। वो आसपास देखते हुए कार से बाहर आती है और जंगल में जाने लगती है। गार्ड्स भी उसको फॉलो करने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो एक घर के बाहर होती है। वहां पहले से ही कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। गार्ड्स समीरा को देख के डोर ओपन करते हैं और समीरा अपने पीछे देखते हुए ही अंदर चली जाती है। वो अंदर जाती है और सीधे फर्स्ट फ्लोर पे बने लास्ट साइड के कमरे में चली जाती है। अंदर कमरे में अंधेरा था। समीरा जाके लाइट्स ऑन करती है तो सामने का सीन नजर आता है। सामने अर्पिता को बेड पे बांध के रखा गया था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा डाला हुआ था। लाइट्स ऑन होने से अर्पिता कुछ देर पल के झपकाती है, उसके बाद उसे अच्छे से नजर आना शुरू होता है। सामने समीरा को देख के उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही दब के रह जाती है। समीरा मुस्कुराते हुए अंदर जाती है और कहती है, कैसी हो प्यारी बहना, तबीयत हाल चाल सब ठीक तो है, ज्यादा याद तो नहीं आ रही मेरी और तुम्हारी दोनों बेटियों की। समीरा अर्पिता का मजाक बनाने के लिए हंसने लगती है। समीरा अंदर जाके बेड पे अर्पिता के पास ही बैठ जाती है और उसके सिर पे हाथ फिराने लगती है और अचानक ही उसके बालों को जोर से पकड़ के खींच लेती है। अर्पिता के दर्द से आंसू निकल जाते हैं और आंखें बंद हो जाती है। समीरा अरुता के मुंह से कपड़ा निकाल देती है और अर्पिता गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। समीरा अर्पिता को देखती है और अपने नाखून उसके गालों में चुभाते हुए कहती है, माय डियर बहना, मैं आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ। ऐसा सरप्राइज तुमने ना कभी देखा नहीं होगा और ना ही दूंगा होगा, लेकिन चलो सरप्राइज से पहले तुम्हें थोड़ी खुशी दे ही देती हूँ। समीरा बाहर खड़े गार्ड्स को कुछ इशारा करती है और गार्ड्स आके अंदर एक लेड सेट कर जाते हैं और उस पे कुछ सीसीटीवी चलने लगती है। सीसीटीवी फुटेज में रूहानी की गोद भराई की सारी तस्वीरें दिखाई जा रही थी और क्या क्या कैसे क्या सारी रस्में होती है वो सब भी दिखाया जा रहा था। अपनी बेटी की खुशियों को देखकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अंदर ही अंदर घुटने लगती है कि वो अपनी बेटी से इतने पास होकर भी इतना दूर है। अर्पिता की आंखों से आंसू आते देख समीरा उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, ना ना प्यारी बहना, अभी इनको वेस्ट मत करो, अभी तो तुम्हें इनकी और भी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। कुछ देर के बाद गोद भराई की फुटेज खत्म हो जाती है। उसके बाद समीरा अर्पिता से कहती है, ये थी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हंसी और अब तुम देखोगी कि तुम्हारी अपनी बेटी कैसे अपनी सगी बहन का घर उजाड़ती है। वो सब तुम अपनी आंखों से देखोगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी बेटी रोएगी और मुझे मिल जाएगा सुकून, जन्नत नसीब हो जाएगी मुझे। समीरा कुछ देर शांत रहने के बाद आगे कहती हैं, तो अच्छा मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे वहां जाकर लाइव ड्रामा भी तो देखना है।
तुम एंजॉय करना यही रहकर पूरी मूवी को, ठीक है? फिर मैं तुमसे पूछने आऊंगी कि तुम उनको 5 में से कितनी रेटिंग दोगी। तो अब तुम एंजॉय करो, मैं चलती हूँ, गुड बाय प्यारी बहना। वही सिंघानिया पैलेस में रात के समय सब लोग मिलकर डिनर करते हैं और डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और बाकी लड़के घर में बचे हुए काम को करने लगते हैं। आरव सारे गिफ्ट्स को रूहानी के कमरे में रखवा रहा था क्योंकि रूहानी को सारे गिफ्ट्स अपने कमरे में चाहिए। आरव उन सब को उसके कमरे में रखवा रहा था, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसको चक्कर जैसा फील हो रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। कुछ देर के बाद सारे गिफ्ट कमरे में पहुंच जाते हैं और रूहानी उनको एक एक कर ओपन करने लगती है। वही आरव की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही थी और ये देख के माही खुश होने लगती है। वो अपने लोगों को कुछ इशारा करती है और वो आरव की हेल्प करने लगते हैं। आरव को कुछ होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लोग उसे लेके माही के कमरे में चले जाते हैं और माही मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। वही रात को काफी लेट हो जाने के बाद भी आरव जब कमरे में नहीं आता है तो रूहानी उसको ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। से आरव को पूरे पैलेस में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे आरव कहीं भी नहीं मिलता है। इसीलिए रूहानी सर्वेंट से आरव के बारे में पूछती है तो माही के आदमी उसे बताते हैं कि उन्होंने सर को माही मैडम के कमरे की ओर जाते हुए देखा था। रूहानी उनकी बात मान के माही के कमरे की तरफ चेक करने के लिए चली जाती है। वो जब वहां जाती है तो उसे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी क्योंकि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रूहानी का दिल धक से रह जाता है उन सारी आवाजों को सुन के। वो धीरे धीरे हिम्मत करके थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखती है और सामने का नजारा देख के उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो वही दीवार के सहारे कमरे के बाहर बैठ जाती है। चैप्टर 106 आरव की सजा। रूहानी आरव के दिए हुए गिफ्ट को खोलने लगती है। उसे काफी रात हो जाती है लेकिन आरव उसके पास कमरे में नहीं आता। उसे आरव की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो आरव को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर जाती है। रूहानी बाहर आके आरव को पूरे पैलेस में ढूंढ लेती है, लेकिन उसे आरव कहीं दिखाई नहीं देता। बाकी मेंबर भी सो चुके थे, वो भी दिखाई नहीं देते। रूहानी हॉल में काम कर रहे सर्वेंट से आरव के बारे में पूछती है तो माही के आदमी जवाब देते हैं कि उन्होंने आरव को माही के रूम की तरफ जाते हुए देखा था। आरव के बारे में सुन के रूहानी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा डर आ जाता है, लेकिन उसका विश्वास आरव पर इतना मजबूत था कि वो अपने विश्वास को उस डर से जीतने नहीं देती और हिम्मत करके माही के रूम की तरफ चली जाती है। वो रूम के पास जाती है तो उसे रूम के बाहर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी क्योंकि रूम का डोर थोड़ा खुला हुआ था। रूहानी को थोड़ा झटका लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और कमरे का दरवाजा जो थोड़ा खुला हुआ था उससे थोड़ा झांक के अंदर देखती है और अंदर का सीन देख के वही जम जाती है। वो दीवार के सहारे वही फर्श पर बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रूहानी अंदर ही अंदर चीखने लगती है। वो काफी देर तक ऐसी ही वहीं पर बैठी रहती है। रात को काफी लेट हो जाने के बाद राहुल जो कि किचन में पानी लेने के लिए जा रहा था, उसकी नजर जमीन पे बैठी रूहानी की हालत पर पड़ती है तो वो भाग के उसके पास जाता है और उसे होश में लाते हुए कहता है, रूहानी बेटा क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को, और आरव कहाँ पर है? राहुल के बोलने पर भी रूहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बुत बनी वहीं पर बैठी रहती है। राहुल रूहानी को कुछ ना बोलता देख घबरा जाता है। वो जल्दी से किचन की तरफ भागता है और उसके लिए पानी लेकर आता है और उससे पानी पिलाते हुए पूछता है, रूहानी बेटा क्या हुआ, कुछ तो बोलो, मुझे डर लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हूं ना, तुम्हारा ये डैड हमेशा तुम्हारे साथ है। राहुल के बोलने पर रूहानी जोर जोर से फूट फूट के उसके गले लग के रोने लगती है। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो कैसे उसे सब कुछ बता देती। राहुल रूहानी के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। वहीं समीरा जो कि दूसरे कमरे से यह सारा सीन एंजॉय कर रही थी, वो मुस्कुराते हुए खुद से ही कहती है, अब आया नाउर पहाड़ के नीचे, आज उड़ेगी राहुल सिंघानिया की धज्जियां और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला और कोई नहीं उसका अपना बेटा होगा। भले ही उसने जो भी किया गलती से हुआ, लेकिन गलती तो गलती होती है और जब राहुल रोएगा तभी तो मुझे शांति मिलेगी और उसके रोने की वजह बनेगी उसकी ये लाडली बेटी जिसको वो खुद से भी ज्यादा चाहता है। जब उसे तकलीफ होगी तो राहुल को भी तकलीफ होगी और अब उसके रोने के दिन शुरू हो चुके हैं। समीरा रूहानी की हालत देख के अंदर ही अंदर मुस्कुराती रहती है। रूहानी की चीख सुन के पूरा परिवार जग चुका था और माही के रूम में माही भी खुद को अगले सीन के लिए रेडी कर रही थी। उसने भी रूहानी की चीख सुन की थी। सब लोग रूहानी के पास आ चुके थे और उसके रोने की वजह पूछ रहे थे। सब लोग रूहानी के लिए परेशान हो रहे थे। रूहानी रोते रोते उन्हें कमरे के तरफ इशारा करती है। राहुल रूहानी को सारा को सौंप के खुद अंदर देखता है, वही जम जाता है क्योंकि अंदर आरव और माही बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। माही आरव के नीचे दबी हुई थी। राहुल गुस्से से अंदर जाता है और पानी का जग उठा के सारा का सारा पानी आरव पे डाल देता है। पानी गिरने से दोनों होश में आते हैं। माही तो पहले ही होश में थी, लेकिन आरव अपना सर पकड़ के धीरे धीरे उठता है। राहुल आरव को खींच के खड़ा करता है और उसे खींच के एक तमाचा मार देता है। आरव थप्पड़ पड़ने से होश में आता है और अपनी हालत देखता है। खुद को माही के कमरे में देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वही माही बेड पे खुद को चादर में लपेट के बैठी रो रही थी। उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। माही रोते हुए राहुल के सामने हाथ जोड़ के कहती है, अंकल मैंने कुछ नहीं किया,
वो तो जीजा जी होश में ही नहीं थी और वो मुझे दीदी समझ के अंदर आ गए और उन्होंने मेरे साथ। माही इतना ही कहती है और फूट फूट के रोने लगती है। आरव जिसका सिर पहले ही घूम रहा था, वो माही की बात सुन के और खराब हो जाता है। वो गुस्से से माही को घूरते हुए कहता है, डैड ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं रूहानी के अलावा किसी और को देख भी नहीं सकता, ये सब इसका ड्रामा है डैड। आरव अपनी सफाई में कुछ कहता है लेकिन राहुल उसे वही रोक के कहता है, कपड़े पहनो और हाल में आओ दोनों अभी के अभी। आज अभी इसी वक्त फैसला होगा और जिसने गलती की है उसको सजा भी मिलेगी। राहुल इतना बोल के रूम से बाहर चला जाता है और आरव कपड़े पहन के बाहर। उसे रूहानी की फिक्र हो रही थी कहीं उसे कुछ ना हो जाए। वही माही अपना प्लान सक्सेसफुल होता देख अंदर ही अंदर स्माइल कर रही थी। रूहानी की हालत देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं। राहुल जो कब से रूहानी को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूहानी ना कुछ बोल रही थी और ना ही शांत हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रूहानी सिर्फ माही के कमरे की तरफ इशारा करती है। राहुल माही के कमरे में देखता है तो वहां आरव और माही एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के लिपटे हुए थे। ये देख के राहुल की आंखें आग उगलने लगती है। राहुल पास में रखे जग को उठाकर सारा का सारा पानी आरव पे डाल देता है। आरव धीरे धीरे अपना सर पकड़ के उठने लगता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आंखें भी घूम रही थी, जैसे किसी ने उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज ड्रग की दे दी हो। राहुल आरव को होश में आता देख गुस्से से दांत पिसता हुआ कहता है, अभी के अभी अपनी अपनी हालत सुधारो और दोनों बाहर हॉल में आओ। माही ने तो राहुल को देखते ही अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया था, ये कहकर कि ये जो कुछ भी हुआ है वो आरव ने जानबूझकर उसके साथ किया है। आरव ने उसके साथ जबरदस्ती की है। उसने राहुल से कहा कि आरव ने उसे रूहानी समझ के उसके साथ नशे की हालत में ये सब कुछ कर दिया। उसने आरव को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन आरव ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। राहुल माही की बातों को इग्नोर करके चुपचाप बाहर चला जाता है। वो बाहर फर्श पर बैठी हुई रूहानी को सहारा देकर खड़ा करता है और उसे अपने साथ हॉल में ले जाता है। घर के बाकी मेंबर्स भी हॉल में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि अब तक सबको सब कुछ समझ में आ चुका था। समीरा भी अपने कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोल के ये सारा ड्रामा देख रही थी। वो अंदर अपने कमरे में वापस जाती है और अपनी आंखों में ग्लिसरीन के 2 बूंद डालकर कहती है, चल समीरा बेटा काम पर लग जा, अब तेरा ड्रामा करने का वक्त आ गया है, इस बार तो फिल्म फेयर अवार्ड तेरे नाम का ही निकलेगा। समीरा खुद को रेडी करती हैं और रोते हुए हॉल में चली जाती है। वो वहां जाकर रूहानी के पास जाकर बैठ जाती है और उसे जबरदस्ती गले लगाते हुए कहती है, रूहानी बेटा संभाल खुद को, जो होना था वो तो हो चुका है और किसको पता था कि आरव की नीयत ऐसे तुम्हारी छोटी बहन पर बिगड़ जाएगी। समीरा की बातें सुन के राहुल को गुस्सा आने लगता है। उसकी गुस्से से मुठिया बंद हो जाती है और आंखें नीली से लाल हो जाती है। उसके हाथों की नशे भी साफ दिखाई देने लगती है क्योंकि सबको समझ में आ रहा था कि समीरा जलती हुई आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। राहुल आंखों से ही समीरा को चुप रहने का इशारा करता है लेकिन समीरा भी आज पूरे मूड में सब कुछ रेडी करके आई थी। वो कैसे अपने इतने अच्छे प्लान को फेल होने दे सकती थी। इसीलिए राहुल को इग्नोर करके रूहानी को आगे कहती है, रूहानी बेटा अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा क्योंकि आरव तो गलत कर ही चुका है। इसमें बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इन सारे मर्दों की नीयत ही ऐसी होती है। इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ तो तुम्हारी बहन को ही हो रही होगी। तुम्हें अपने बच्चों के साथ साथ अपनी छोटी बहन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, उसकी तो खुशियां आने से पहले ही उजड़ चुकी है। अब बेटा तुम्हें ही कोई फैसला लेना पड़ेगा जिससे तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए और तुम्हारी छोटी बहन की भी। समीरा कुछ देर चुप रहती है और फिर रूहानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। अब तुम्हारी बहन से कौन ही शादी करेगा ये जानकर कि वह पहले ही किसी के साथ हमबिस्तर हो चुकी है। अब तुम्हें ही उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बेटा। समीरा रूहानी के दिमाग में माही और आरव की शादी का कीड़ा डालने की कोशिश कर रही थी और यह बात बाकी के सभी घरवालों को अच्छे से समझ में आ रही थी। लेकिन रूहानी की हालत देखकर कोई भी कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन इन सब में सारा से जब और कंट्रोल नहीं होता तो वो समीरा को रूहानी से दूर कर देती है और उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, जो भी फैसला लेना होगा वो हम लेंगे, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये हमारे घर की बात है और किसी आउटसाइडर का बीच में बोलना हम अलाउ नहीं करते। समीरा को सारा की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सारा का हाथ झटकते हुए कहती है, मैं बीच में बोलूंगी? आज बात मेरी बेटी की इज्जत की हो रही है। आपके बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया और अब आप मुझे आउटसाइडर बताकर मेरे मुंह को बंद करवा देना चाहते हैं। लेकिन आप एक माँ की आवाज को बंद नहीं करवा सकती है। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी, फिर चाहे भले ही आप लोग हमसे अमीर हैं, हम ज्यादा देर आपके सामने पैसों से नहीं टिक सकते, लेकिन आप सच को कभी नहीं दबा सकते। और सच वही है जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि आपके बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया, उसे कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। आपके बेटे को मेरी बेटी के साथ किए गए हर जुल्म की सजा मैं दिलवा कर रहूंगी, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समीरा की बातें सुन के सबका दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आरव माही के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन वो अपनी आंखों से देखे हुए सच को भी नहीं झुठला सकते थे। सबका मन इधर उधर डुलने लगता है।
तभी सबको माही और आरव सीढ़ियों से आते हुए दिखाई देते हैं। आरव के चेहरे पर गिल्ट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस वक्त रूहानी की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल थी और अगर उसे यह सदमा लग गया तो कहीं उसके बच्चों को और रूहानी को कुछ हो ना जाए, ये सोचकर ही आरव का दिमाग खराब हो रहा था। वो चुपचाप हॉल में रूहानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ एकटक देखने लगता है, लेकिन रूहानी आरव को एक नज़र भी नहीं देखती और चुपचाप बैठी रहती है। माही तो चुपचाप सिर झुका के रोने लगती है जैसे उसके साथ किसी ने रेप कर दिया हो। माही को रोते देख आरव दांत पीसते हुए कहता है, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो समझी। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। मैं चाहे होश में रहूं या ना रहूं, मैं रूहानी के अलावा कभी किसी को हाथ नहीं लगा सकता समझी। अपना ये ड्रामा बंद करो। राहुल आरव को चुप करवाते हुए कहता है, अपनी जबान संभाल कर बात करो। एक लड़की के साथ तुमने इतना कुछ गलत कर दिया और उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसे बातें कर रहे हो। आरव अपने डैड को लाचारी भरी नजरों से देखते हुए कहता है, डैड मैं आपका बेटा हूँ। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है कि मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है? ये लड़की ड्रामा कर रही है। मुझे तो इतना भी नहीं याद है कि मैं इसके कमरे में गया कैसे। डैड प्लीज मुझ पे यकीन करे, ये इन दोनों माँ बेटियों का किया धरा है। डैड प्लीज। आरव रूहानी के पास फर्श पर बैठ जाता है और उसके पैरों पर अपना सर के कहता है, रूहानी कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। मैं हमारे दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। रूहानी आरव की बातों का कोई जवाब नहीं देती है, वो वैसे ही चुपचाप बैठी रहती है। माही आरव को बोलता देख थोड़ा डर जाती है कि कहीं सब लोग उसकी बातों पर यकीन ना कर ले, इसीलिए वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है और रोते हुए वही फर्श पर बैठ जाती है घुटनों के बल और चिखते हुए कहती है, बस करिए जीजाजी, और कितना गिरेंगे आप? मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद आप अपने दोनों बच्चों की झूठी कसम कैसे खा सकते हैं? कम से कम उन दोनों नन्ही जान की तो फिक्र कीजिए जो अब तक इस दुनिया में आई भी नहीं है। आरव गुस्से में माही के पास जाता है और उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और दांत पीसते हुए आग उगलते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी इस गंदी जुबान से मेरे बच्चों का नाम लेने की? तुम्हारी मैं रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी इस सो कॉल्ड घटिया माँ के बारे में डैड ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तुम्हारे ड्रामा मेरे सामने तो करो मत, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यहाँ पर तुम्हारी घटिया चालों में कोई नहीं आने वाला है। कोई भी तुम पे यकीन नहीं करेगा समझी तुम, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो वरना अभी तुम्हें गाड़ दूंगा। आरव की इतनी लंबी चौड़ी धमकी सुन के माही की हालत खराब होने लगती है और ऊपर से आरव के गला दबाने से उसकी सांसें उखड़ने लगती है। समीरा को अपना प्लान फेल होता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो जल्दी से माही के पास जाके उसे आरव से दूर करती हैं। आरव के छोड़ते ही माही गहरी सांस लेने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अगर आरव एक सेकंड और उसे नहीं छोड़ता तो वो वहीं पर दम तोड़ देती। समीरा आरव को सुनते हुए कहती है, आरव तुम मेरी बेटी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। एक तो तुमने उसे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और अब उसे जान से भी मार देना चाहते हो। तुम मेरी बेटी के साथ गलत करते रहोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? जो भी तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी और उसकी सजा भी तुम्हें आज और इसी वक्त ही मिलेगी। समीरा आरव के सामने से हट जाती है और रूहानी के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेके कहती है, बेटा अब तुम्हें ही कोई फैसला लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। यहाँ पर सब लोग सिर्फ अपने बेटे का ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम तो एक लड़की हो, समझ सकती हो कि तुम्हारी बहन के साथ कितना गलत हुआ है। बेटा तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा और अपनी बहन को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा। समीरा की बातें सुन के रूहानी अपनी नजरें उठाकर देखती है जिसमें इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। उसकी आंखों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि रूहानी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चैप्टर 107 राहुल और सारा की शादी का सच। समीरा रूहानी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और रूहानी से कहती है कि उसे ही अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी ही होगी। आरव ने उसकी बहन के साथ जो कुछ भी गलत किया है उसकी सजा उसे आरव को दिलानी होगी। समीरा की बात सुन के रूहानी कुछ सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्या सही है और क्या गलत है रूहानी उस पर फैसला नहीं ले पा रही थी। रूहानी को कुछ ना कहता देख माही सोच में पड़ जाती है कि कहीं रूहानी को उस पर शक तो नहीं हो गया। माही रूहानी के पास जाती है और उसके पैर पकड़ के रोते हुए कहती है, दी मेरी हालत देखिए, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाए। मैं जानती हूँ कि आप अपने पति से बहुत प्यार करती है और उन पर भरोसा करती है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन्होंने गलत किया है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, मैं अपनी दी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए अगर आप कहती है तो मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन दी मेरा भी तो कुछ स्वाभिमान है, मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने ही मेरे साथ गलत किया है और आपको इनको सजा देनी पड़ेगी इनकी गलती की। रूहानी को कुछ ना कहता देख सीड, आहान और उनके साथ श्रेया भी अपनी जगह से उठ जाती है और आरव का साथ देते हुए कहती है, रूहानी तुम समझने की कोशिश करो, ये दोनों माँ बेटी पाखंड रच रही है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। आरव इसके साथ बेहोशी में तो क्या होश में भी कुछ नहीं कर सकता। इतना घटिया गिरा हुआ टेस्ट नहीं है मेरे भाई का, ये सब इन दोनों माँ बेटी का किया धरा है। एक बार ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचो और सही फैसला लो, कोई भी गलत फैसला मत लेना कि तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाए।
रूहानी को आरव के फेवर में जाते देख माही और समीरा दोनों ही अपने आंसू बहाते हुए कहती है, रूहानी बेटा हम पर यकीन करो, ये सब कुछ इन लोगों का प्लान है अपने बेटे को बचाने के लिए। ये अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। हमेशा से ही लड़की के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है और लड़के को ही सही ठहराया जाता है। सारी गलती लड़की की निकाल दी जाती है। लेकिन बेटा तुम तो माही की सगी बहन हो, तुम्हें तो सही फैसला लेना चाहिए। तुम आखिर एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ गलत होते हुए कैसे देख सकती हो। माही रूहानी के पास जाती है और अपना कुर्ता अपने कंधे से थोड़ा खिसका कर उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखिए दी ये हालत की है आपके पति ने मेरी। माही के कंधे पे आरव के काटने के निशान थे। वो सब बहस कर ही रहे थे कि तभी राहुल का फोन वाइब्रेट होता है और फोन में आए हुए मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। रूहानी भी एकटक राहुल की तरफ ही देख रही थी। राहुल अपनी पलकें झुका के उसे काम होने का इशारा करता है। रूहानी राहुल का इशारा मिलते ही अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और माही के सामने जाकर उससे कहती है, तो तुम्हारे साथ गलत हुआ, आरव ने तुम्हारे साथ गलत किया है। ये सुनते ही माही के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहती हैं, हादी इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। रूहानी अपने दोनों हाथ बांध के माही के सामने खड़ी हो जाती है और एकटक आरव को देखते हुए कहती है, आरव ने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसीलिए मेरा यह फैसला है कि तुम्हारी और आरव की शादी। रूहानी कुछ देर चुप रहती है और फिर आगे कहती है, नहीं होगी। रूहानी की बात सुन के माही और समीरा के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। माही थोड़ा गुस्से में रूहानी से कहती है, दी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या आपके पति ने मेरा रेप किया और आप अभी भी उन्हीं की साइड ले रही है। आप हमारी शादी क्यों नहीं करवा सकते, आपको हमारी शादी करवानी ही पड़ेगी। इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। माही इतना बोल ही रही थी कि रूहानी को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ माही को मार देती है। रूहानी का थप्पड़ इतना जोरदार था कि माही संभाल नहीं पाती और वही गिर जाती है। समीरा गुस्से में रूहानी की तरफ बढ़ती है कि रूहानी खींचकर एक और थप्पड़ समीरा के मुंह पर जड़ देती है और समीरा सीधा राहुल के कदमों में जाकर गिरती है। समीरा अपने मुंह पे हाथ रख के गुस्से से रूहानी की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन सारा बीच में आ जाती है और समीरा का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ देती है और उसके कमर से लगाकर कहती है, खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुमने जिंदा गाड़ दूंगी तुम्हें। माही अपनी जगह से उठती है और रूहानी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, देख ली तुम्हारी भी रिश्तेदारी मैंने। सही कहते हैं लोग उसी की तरफ होते हैं जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, और आज तो तुमने मेरी सगी बहन होते हुए भी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपने खिलाफ किए गए हर जुर्म का बदला लूंगी। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तुम्हारे पति के खिलाफ और उसे सजा भी दिलवाऊंगी। रूहानी क्लैपिंग करते हुए माही से कहती है, सजा तो तुम तब दिलवाएगी ना जब आरव ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। ये सुनते ही माही के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो थोड़ा घबरा जाती है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। रूहानी माही को घबराते देखना थोड़ा हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, शौक लगा ये जानकर कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ तो प्यारी बहना, मुझे सब कुछ पता है, शुरू से लेकर एंड तक की मुझे फुल स्टोरी पता है। तुमने क्या किया है, कैसे आरव को ड्रग दिया और अपने लोगों की मदद से उसे अपने कमरे में ले गई और ऐसा सीन क्रिएट किया कि जिससे हम सबको लगे कि आरव ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और हम उसे सजा के तौर पर तुम्हारी और उसकी शादी करवा दे। रूहानी की बात सुन के माही और समीरा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका इतना फुल प्रूफ प्लान फ्लॉप कैसे हो गया। वो रूहानी को सवालिया नजरों से देखने लगती है कि उसे कैसे पता उनके प्लान के बारे में। उनके तोते उड़े हुए चेहरे देख के रूहानी थोड़ा मुस्कुराती है और जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है और फिर थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए आगे कहती है, हाँ तो प्यारी बहना और प्यारी सो कॉल्ड मासी जी, कहानी शुरू हुई थी जब आप मेरे बर्थडे पर इस घर में आई थी। मैं खुद आपको इस घर में लेकर आई थी, लेकिन डैड का चेहरा देखा तभी मुझे समझ में आ गया था कि वो शायद आपको जानते हैं और इस घर में आपका आना डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। डैड कभी किसी को कुछ नहीं कहते, वो उसी के साथ गलत करते हैं जिसने कुछ गलत किया हो, और उनका चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि हो ना हो तुमने कोई ना कोई कांड तो किया है। इसीलिए मैंने मौका देखकर डैड से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था और उन्होंने मुझे तुम्हारे किए गए सारे कांड के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया था और यह भी बताया था कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी माँ हो। रूहानी के मुंह से सच सुन के समीरा के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। रूहानी आरव की तरफ देख के थोड़ा स्माइल करती और उसे बैठने का इशारा करती है और वो अपनी बीवी का ये नया अवतार देखकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। रूहानी आगे कहना शुरू करती है, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई, मुझे उस बात का पछतावा था, लेकिन डैड ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ही इस घर से ना निकालूं। डैड ने मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं हो तुम मेरी माँ के बारे में जानती हो, इसीलिए जब तक हमें मेरी माँ के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक हमें तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। वो मैंने वैसा ही किया, मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला। उस दिन तुमने मुझे मैनिपुलेट करने के लिए रोना रोया कि तुम्हारी एक बहन भी है, उसको घर में लेकर आओ। लाभ लाभ और पता नहीं क्या क्या रामायण तुमने मेरे सामने पढ़ी थी, और उस दिन भी मैंने तुम्हारी बात मानी और माही को लेने के लिए चली गई। तुम दोनों को लगा कि मुझे पता नहीं था कि ये सारा प्लान तुम दोनों का ही है। मुझे ये अच्छे से पता था कि ये सब तुम दोनों मिलकर कर रही हो, लेकिन मैंने डैड के कहने पर सब कुछ किया, तुम्हें इस घर में लेकर आए।
माही को इस घर में लेकर आई सिर्फ इतना पता लगाने के लिए कि मेरी माँ कहाँ है, और अब मेरी माँ मुझे मिल चुकी है तो तुम्हें घर में रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समीरा हंसते हुए कहती हैं, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ जिंदा है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी असली माँ अब भी मेरे कब्जे में है और मैं जब चाहे उसकी सांसें तोड़ सकती हूँ। रूहानी हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था मासी जी आप इतनी मंदबुद्धि भी हो सकती है। आपको क्या लगा कि मैं अपनी माँ की जान खतरे में डालकर ये सब करूंगी? जरा अपने आदमी को फ़ोन लगाए और उनसे पता तो कीजिए कि आपने मेरी माँ को जहाँ रखा था वो अभी भी वहीं पर है या नहीं। समीरा अपने लोगों को फ़ोन करती है और वो लोग उसे बताते हैं कि रूहानी की माँ वहाँ पर नहीं है। राहुल के गार्ड्स ने पहले ही उसे रिहा करवा लिया है और सिर्फ एक इकलौता वो गार्ड बचा था समीरा को सच बताने के लिए। बाकी सारे उसके गार्ड्स मारे जा चुके हैं। समीरा के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। रूहानी हंसते हुए कहती है, क्या हुआ सो कोल्ड मासी जी? आपको यकीन नहीं हो रहा? मैं आपको आगे की स्टोरी बता देती हूँ। उस दिन जब आप मुझे हॉस्पिटल में लेकर गई थी तभी मुझे आप पर शक हो गया था, इसीलिए मैंने डैड को सब कुछ बता दिया था। यहाँ तक कि उस दिन डॉक्टर के बेहोश करने पर जब मैं बेहोश हो गई थी मुझे तब भी शक था कि जानबूझकर आप मुझे वहाँ पर लेकर आई है। इसलिए डैड ने जिन गार्ड्स भेजा था उन्होंने वहाँ पर सब कुछ पता लगाया। लेकिन तुमने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो बेकार है क्योंकि उससे पहले ही डैड को सब कुछ पता चल गया था। लेकिन हमसे गलती इतनी हो गई कि तुम्हारे आदमी मेरी मोम को कहाँ लेकर गए हैं ये हम पता नहीं लगा पाए। इसलिए जब तुम गोद भराई के फंक्शन वाले दिन मेरी माँ से मिलने गई थी तब डैड के गार्ड तुम्हारे पीछे गए तो तुम्हारे वहाँ से निकलने के बाद ही उन्होंने मेरी माँ को वहाँ से रिहा करवा दिया था और अब उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ दिन में वो ठीक होकर घर भी आ जाएंगी। और रही बात माही तुम्हारी कहानी की, तुमने आरव को जब ड्रग दिया था तब मैंने देख लिया था, यहाँ तक कि तुम्हारे उस कमरे में भी मैंने हिडन कैमरा छुपा दिया था तुम्हारी सारी काली करतूत को रिकॉर्ड करने के लिए। और अब मेरे पास हर एक बात का सबूत है कि तुमने आरव के साथ गलत किया। इसलिए अगर तुम पुलिस कंप्लेंट भी करती हो तब भी केस तुम पर ही होगा और पुलिस अरेस्ट तुम्हें करके लेकर जाएगी। रूहानी के मुंह से सारा सच सुन के समीरा और माही के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन्होंने इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं की थी कि रूहानी को और राहुल को सारा सच पता होगा। उन्होंने तो ये प्लान किया था कि आज अगर रूहानी माही और आरव की शादी करवा देती है तो वो इस घर पर राज करेंगे। लेकिन यहाँ तो उनका पूरा पासा ही पलट चुका था। रूहानी ने उनको ऐसे मात दी थी कि वो दोनों खड़े भी नहीं हो सकते थे। समीरा और माही दोनों ही बुत बने खड़े रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या करें। रूहानी, राहुल और बाकी सब घर वाले उनको गिन भरी नजरों से देखने लग रहे थे। समीरा को रूहानी पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रूहानी और राहुल की वजह से ही उनका पूरा प्लान चौपट हो चुका था। समीरा पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अचानक ही जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद वो गुस्से से पागल होने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, राहुल सिंघानिया, आज मेरा प्लेन फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी गलत किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलवाकर ही रहूंगी। तुमने पहले भी मेरे साथ गलत किया था और आज भी मेरे साथ गलत किया है। उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी और उसकी सजा मैं तुम्हें ऐसी दूंगी कि तुम सारी जिंदगी उठ नहीं पाओगे। समीरा की बात सुन के आज सारा को भी गुस्सा आने लगता है। वो एक थप्पड़ खींच के समीरा को लगा देती हैं। समीरा सारा के थप्पड़ से संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। सारा समीरा के पास जाती है और उसके जबड़े को हाथों से दबाते हुए कहती है, राहुल ने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। आज ये सब तुम्हारे साथ हुआ क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। तुमने हमेशा से ही गलत राह को चुना है। तुमने कभी सही राह पर चलने की कोशिश ही नहीं की और उसी का नतीजा आज माही की परवरिश है। कम से कम इतना तो सोच लेती कि उसकी जिंदगी तो खराब मत करो जैसे तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। सारा की बात सुन के समीरा दहाड़ते हुए जमीन से उठती और चिखते हुए सारा से कहती है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो मैं थी। तुम्हारे पति ने मेरे साथ गलत किया। इसने मुझे छोड़कर तुमसे शादी की, वो भी जबरदस्ती, जबकि इसकी शादी मुझसे होने वाली थी। इसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गलत किया। समीरा की बात सुन के राहुल अपनी जगह से उठता है और लगभग अपनी हर बात चबाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। मैंने तुमसे कभी यह नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा या तुमसे प्यार करता हूं। तो धोखे वाली बात कहां से हो गई? मैंने कभी तुम्हें कोई प्रॉमिस किया ही नहीं, तो गलत करने की बात कहां से आ गई? समीरा रोते हुए राहुल के पास जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने गलत किया राहुल मेरे साथ में। मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर इस 2 टके की लड़की सारा से शादी की, जबकि ये तो तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं थी। अरे तुम्हारे घर के नौकर भी इससे ज्यादा हैसियत रखते थे, लेकिन तुमने इस लड़की से शादी की। फिर सारा की तरफ मुड़ के वैसे ही रोते हुए सारा से कहती है, और सारा तुम कैसे भूल सकती हो कि इस शख्स ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की थी। लेकिन तुमने तो यहाँ आकर बस ऐसो आराम देख लिया और राहुल से साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। किसी ने भी मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरे पिता को इस घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। और तुम कहती हो कि मेरे साथ गलत नहीं किया। क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि राहुल ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी क्यों की? सारा समीरा की बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है।
समीरा अपने आंसू पोंछती है और हंसते हुए कहती है, तुम क्यों कोशिश करोगी, तुम्हें तो यहाँ आकर सब कुछ मिल गया था ना, जिंदगी तो मेरी खराब हुई थी ना। चलो मैं आज तुम्हें बता देती हूँ कि राहुल ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी क्यों की थी। समीरा राहुल की तरफ देखती है और एक घमंड भरी मुस्कान के साथ कहती है, राहुल तुमने भी कभी सारा को सच बताने की कोशिश नहीं की। चलो कोई नहीं, मैं तुम दोनों का ये काम आसान कर देती हूँ। मैं सारा को सच बता देती हूँ कि सालों पहले आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से तुमने सारा से जबरदस्ती शादी की थी, जबकि तुम तो इसे जानते भी नहीं थे और ना ही इससे प्यार करते थे। समीरा सारा की तरफ मुड़ती हैं और अपने दोनों हाथ बांध के हंसते हुए उससे कहती है, चलो सारा स्टोरी शुरू करते हैं। राहुल ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की थी क्योंकि समीरा इतना ही बोल पाती है कि सारा आगे अपने आप ही बोल पड़ती है, क्योंकि राहुल के सीने में मेरे पिता का दिल धड़क रहा है और ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी बेटी हमेशा उनके पास ही रहे। इसीलिए राहुल ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, क्योंकि वो मुझे सच नहीं बताना चाहता था, ये सोचकर कि कहीं मेरा दिल न टूट जाए। सारा की बात सुन के समीरा को एक झटका लगता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल ने सारा को पहले ही सारा सच बता दिया होगा। वही राहुल के फेस पे एक स्माइल थी। वो समीरा को घमंड भरी मुस्कान के साथ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम हमारे परिवार को कभी नहीं तोड़ सकती, तुम हमारा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हो समीरा, तुम चाहे कितनी भी चालें चल लो, मैं हमेशा ढाल बनकर अपने परिवार के सामने खड़ा रहूंगा। सारा राहुल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं जिनके साथ रहती थी वो मेरे असली माता पिता नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, लेकिन ये भी सच है कि कभी भी उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी से कम प्यार नहीं किया था। मैं जानती हूँ कि मेरे जो असली पिता थे उनका एक्सीडेंट राहुल की कार से हुआ था और उन्होंने अपने आखिरी वक्त में राहुल को अपना दिल डोनेट किया था और साथ ही ये भी कहा था कि वो हमेशा अपनी बेटी के पास रहना चाहते हैं। इसीलिए राहुल ने मुझसे शादी की थी, क्योंकि उसने मेरे पिता से ये वादा किया था कि जब भी मेरी उम्र शादी की हो जाएगी राहुल मुझसे शादी करेगा और इससे मैं हमेशा ही अपने पिता के पास रहूंगी। इसीलिए राहुल ने वो सब कुछ किया था। हाँ, ये सच है कि पहले मुझे ये जानकर थोड़ा दुख हुआ था कि राहुल ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की। मेरे पिता को मैंने राहुल की वजह से खो दिया था, लेकिन बाद में जब मुझे पूरा सच पता चला उस एक्सीडेंट का, तो मैंने खुशी से राहुल को अपना लिया था। उसने मुझे कभी भी ये बात नहीं बताई थी कि मेरे पिता का एक्सीडेंट उसने किया था, क्योंकि इसने मेरे पिता से वादा किया था कि वो मुझे कभी भी सच नहीं बताएगा। मुझे ये सारी बातें दादी ने बताई थी कि मेरे पिता का एक्सीडेंट राहुल की कार से हुआ था, लेकिन ये भी सच है कि वो एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था। राहुल ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, वो सब गलती से हुआ था। इसीलिए मैंने उसी दिन राहुल को माफ कर दिया था और खुशी से उसे अपना भी लिया था, और राहुल ने भी अपने वादे को बखूबी निभाया था और मुझे वो सारा प्यार दिया था जो मेरे पिता शायद मुझे देते। सारा की बात सुनते सुनते सभी घरवालों की आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके मॉम डैड की लव स्टोरी इतनी प्यारी होगी। वही ये सब सुन के समीरा को एक और सदमा लग चुका था। चैप्टर 108 समीरा और माही का जाना। सारा को उसकी और राहुल की शादी का पूरा सच पता था। ये जान के समीरा को एक और झटका लगता है। उसने तो सोचा था कि सारा को उसके डैड की मौत की खबर बता के राहुल से दूर कर देगी, लेकिन दादी ने तो पहले ही सारा को पूरा सच बता रखा था। समीरा रोते हुए वहीं हॉल में बैठ जाती है और राहुल की आंखों में देखते हुए कहती है कि तुम इस लड़की से इतना प्यार करते हो तो मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। राहुल समीरा को जवाब देते हुए कहता है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग थी ही नहीं, जो कुछ भी था वो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ से था, और मैं तो तुम्हें पहले ही समझा चुका था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी तुमने खुद को कंट्रोल नहीं किया और जानबूझकर अपने दिल में मेरे लिए अरमान जगाए। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम्हें तो, और वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं सिर्फ तुम्हारा पोजीशन था जिससे तुम मुझे पाकर सबको अपने से नीचा दिखाना चाहती थी। तुम्हें सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से मतलब था, तुम्हें मुझसे कभी कोई मतलब नहीं था समीरा तुमने मुझसे नहीं, हमेशा से ही मेरे पैसे से प्यार किया था और इसीलिए मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था। बचपन से तुम मेरे पीछे भागती आई, लेकिन मैंने तुम्हें बचपन में हर चीज़ क्लियर कर दी थी, लेकिन तुमने फिर भी खुद को आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा आज तुम भुगत रही हो। रही बात तुम्हारे डैड की बेइज्जती की, तो तुम्हारे डैडी गलत इंसान थे। मैंने उनकी कभी कोई बेइज्जती नहीं की थी, उनके साथ सिर्फ वही होता था जो वो डिजर्व करते थे। उन्होंने मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ गलत करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उन्हें सिर्फ सजा दी थी उनकी गलतियों की, और इसके अलावा मैंने उनके साथ कभी कुछ नहीं किया था। और तुम्हारे डैड जब हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, उस टाइम पर मैं सारा से शादी कर चुका था। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो, और तुम्हारे डैड के आने से पहले ही तुमने मुझसे बात की थी तुम्हारी और मेरी शादी को लेकर। मैंने तब भी तुमसे कहा था कि मैं कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होऊंगा, लेकिन तुमने फिर भी अपने डैड को जबरदस्ती वहां भेजा। उन्होंने डैड के साथ दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन डैड ने तो उन्हें एक दोस्त होने के नाते उन्हें आराम से ही समझाया था। लेकिन फिर भी तुम्हारे डैड ने गलतियां की, इसीलिए मजबूरन मुझे उन्हें बर्बाद करना पड़ा था। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि अगर कोई भी मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखता है तो मैं उसका क्या हाल करता हूं, और वही तुम्हारे डैड के साथ हुआ था। तुमने श्री के साथ कितना कुछ गलत किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कभी भी वैसा करने का कुछ नहीं सोचा था।
बरसों पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था वो तुम्हारी खुद की गलतियों का नतीजा था। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। तुम गलत संगत में गई और उसी का नतीजा था वो सब। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ भी सही नहीं हुआ, लेकिन समीरा ये भी तो सोचो कि तुमने श्री के साथ क्या किया था। जो तुमने श्री के साथ किया था वही तुम्हारे साथ हुआ था। और वैसे भी कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, और वैसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ था। तो इसमें ये बताओ कि हम सब की गलती कहाँ से हुई, हम तुम्हारे दुश्मन कैसे बन गए। तुमने हमेशा से हर चीज़ का सिर्फ वो पहलू जानने की कोशिश की जो तुम्हारी नज़रों में सही था। इसीलिए हमेशा तुम्हें ये लगा कि हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन कभी तुमने दूसरा पहलू जानने की कोशिश ही नहीं की। तुमने जिया की गोद भराई के दिन रूहानी को सीढ़ियों से गिराने का प्लान बनाया माही के साथ मिलके। मैंने तब भी तुमसे कहा था कि रूहानी को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरी। अरे कम से कम अब तो सुधर जाती। रूहानी को बचाने में ही उसके मोम डैड से अलग कर दिया। क्या कभी भी तुम्हारे जमीर ने तुम्हें रोका नहीं कि तुम इतना गलत कर रही हो। समीरा चिकते हुए राहुल को कहती है, बस करो, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। सब ने सिर्फ मेरे साथ गजाट किया। अर्पिता के साथ मैंने किया वो सब। वो मेरी बहन थी। रिवान जब हमारे घर आता जाता था तब उसे मेरी बहन से प्यार हो गया। वैसे भी वो मेरे डैड की दूसरी बीवी की बेटी थी, इसलिए कभी उसे कोई प्यार नहीं मिला था। इसलिए रिवान के थोड़े से केयर ने ही उसके दिल में प्यार की चिंगारी भड़का दी। डैड की मौत हो चुकी थी, मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था, और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। रूहानी ने जन्म लिया, मैं दर्द से तड़पती थी और वो खुसारा मना रही थी। कैसे उसको खुश रहने दे सकती थी। इसलिए उसके और रिवान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी ताकि वो दोनों अलग हो जाए। लेकिन दोनों के बीच प्यार ही इतना था कि कभी अलग ही नहीं हुए। इसलिए मुझे अर्पिता की मौत का ड्रामा करना पड़ा। रूहानी को वहां से दूर भेज दिया। रिवान इंडिया छोड़ के चला गया क्योंकि रूहानी अपनी माँ के जैसी दिखती थी और वो अपनी बीवी के गम को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अर्पिता को जब मैं दूर लेके गई तब वो दूसरी बार माँ बनने वाली थी। माही ने जन्म लिया और मैंने उसे उस तरह से पाला जिस तरह से मैं चाहती थी। अर्पिता की अन्य को डॉक्टर के हेल्प से पैरालाइज करवा दिया और उसे अपनी कैदी बन लिया। लेकिन आज बरसों के बाद तुम्हारी वजह से मेरा बना बनाया प्लान फिर से फेल हो गया। तुम्हारे इस बेटे की शादी माही से हो जाती और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी होती, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। और अब तुम्हारे इस घर से निकलने का वक्त भी आ गया है, इसलिए इज्जत से इस घर से निकल जाओ। राहुल बिना भाव के कहता है, लेकिन समीरा और माही बुत बने खड़े रहते हैं। राहुल हिस्से से गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें बाहर फिकवा देता है। समीरा जाते जाते भी राहुल को वार्निंग देके जाती है कि वो लौट के आएगी और सब बर्बाद कर देगी, उसकी खुसारा छीन लेगी। उन दोनों के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लेते हैं। माही और समीरा को घर से बाहर कर दिया गया था। अब तक सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी पूरी लालिमा बिखेर चमक रहा था। समीरा और माही घर से बाहर निकल के ऐसे ही सड़क पे चलने लगते हैं क्योंकि दोनों के पास ही रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जो कुछ भी था उसको आरव ने पहले ही छीन लिया था जब माही ने रूहानी पर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए अब तो उनके पास वो घर भी नहीं बचा था। माही की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे सारा सच जान के। उसे तो कभी पता ही नहीं चला कि समीरा उसकी रियल मॉम नहीं है। उसने तो तब से लेकर आज तक समीरा को ही अपनी माँ माना था और आज उसे ये सच पता चल रहा था, वो भी ऐसे। आज उसे अपनी माँ के बारे में सच पता चला था। वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी, लेकिन आज उनकी परवरिश ने उससे ऐसे कर्म करवा दिए थे कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची थी। वो खुद अपनी बहन का घर उजाड़ने चली थी, जबकि उसकी बहन की तो कभी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन इसमें माही की भी ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि बचपन से उसकी परवरिश ही इस तरह से हुई थी। समीरा ने बचपन से ही उसके मन में सबके खिलाफ जहर भरा था। इसी वजह से आज माही ने ये कदम उठा लिया था। हाँ, उसकी इतनी सी गलती थी कि उसने कभी सही और गलत में पहचान करने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा समीरा की सभी बातों को ही सच माना और उसी का नतीजा आज वो भुगत रही थी। माही बेसुध सी रोड पर चले जा रही थी। वो चलते चलते सड़क के बीचों बीच आ जाती है और ऐसे ही चलने लगती है। उसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ पर चल रही है। समीरा माही को एक नज़र देखती है, लेकिन गुस्से में ध्यान नहीं देती कि वो सड़क के बीचों बीच चल रही है और कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तभी पीछे से एक कार स्पीड में चलती हुई आती है और माही को टक्कर मार के चली जाती है। माही सड़क की दूसरी तरफ जाकर गिर जाती है। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी खून से सन जाती है। माही का ये हाल देख के समीरा जोर से उसका नाम पुकारती है और उसकी तरफ भागती है। समीरा जल्दी से जाकर माही को चेक करने लगती है, लेकिन तब तक माही बेहोश हो चुकी थी और बहुत सारी भीड़ उसके आसपास इकट्ठा हो चुकी थी। समीरा रोते हुए लोगों से माही की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगती है। आज समीरा के भी दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि भले ही वो उसकी मां नहीं थी, उसने हमेशा ही माही को गजाट रास्ता दिखाया था, लेकिन उसने बचपन से लेकर आज तक माही को पाल पोस के बड़ा किया था। इसलिए उसके दिल में माही के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ चुकी थी। इसीलिए आज समीरा के दिल में थोड़ा दर्द उठा था। उसके अंदर सोई हुई ममता आज बाहर निकल रही थी। समीरा रोड पे रो रो के लोगों से माही के लिए हेल्प मांग रही थी।
लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद एक कार वाला उनके लिए गाड़ी रोकता है और समीरा माही को उस कार में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। एक्सीडेंट केस होने की वजह से हॉस्पिटल वाले जल्दी माही को एडमिट नहीं करते, लेकिन समीरा ने उनसे ये झूठ बोला कि वो सिंघानिया फैमिली की मेंबर है, तो हॉस्पिटल वालों के भी होश उड़ गए और उन्होंने जल्दी से माही को एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। समीरा वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के रोने लगती है और भगवान से माही को जल्दी ठीक करने के लिए प्रे करने लगती है। आज पहली बार शायद उसे किसी का दर्द देख के तकलीफ हो रही थी। बचपन से उसने माही को बड़े होते देखा था, इसलिए थोड़ी ममता तो उसके दिल में भी पनप चुकी थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया पैलेस में इतना सब होने के बाद से सबके चेहरे लटके हुए थे, इसलिए सबका मूड ठीक करने के लिए रूहानी हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचती हैं और आरव से कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना है। आरव भी उसकी बात पे एग्री करता है और बाकी सब भी उसके साथ उसकी माँ से मिलने जाना चाहते थे, इसीलिए सब लोग हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले सबको फ्रेश होना था और नाश्ता करना था, इसीलिए सब जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं, फिर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं। सब अर्पिता के वार्ड की तरफ चले जाते हैं। अर्पिता को डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिए हुए थे और इसलिए वो सोई हुई थी और उसकी नींद काफ़ी लेट खुलने वाली थी, क्योंकि इतने सालों में समीरा ने उसको मेंटली ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए उसके दिमाग का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज दी थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले और जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। सब लोग सिर्फ उसे बाहर से देखते हैं, क्योंकि उसके पास जाने की परमिशन नहीं थी। रूहानी कुछ देर उनके पास बैठती है और फिर वो भी सबके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर आ जाती है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाहर रोती हुई समीरा दिखाई देती है। समीरा को ऐसी हालत में देखकर सबको शॉक लगता है, क्योंकि वो पूरी खून में नहाई हुई थी। रूहानी को माही की फिक्र होती है। वो आरव को पता करने को बोलती है। भले ही माही ने उसके साथ कुछ भी किया था, लेकिन वो थी तो उसकी बहन ही। आरव ता करता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि माही का एक्सीडेंट हुआ है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। रूहानी ये सुन के खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। आरव जल्दी से वक्त रहते उसे संभाल लेता है और पास ही खाली पड़े वार्ड में ले जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगता है। चैप्टर 109 जज्बात और रोमांस। रूहानी और बाकी सब लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें माही के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। माही के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रूहानी बेहोश हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ इतना कुछ हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आरव उसको पास के ही वार्ड में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर रूहानी को चेक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर सबको कहती है कि वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा सोच रही है और इस हालत में उसका इतना सोचना सही नहीं है। इसीलिए आप लोगों को रूहानी का इस हालत में ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभी उसका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी कुछ ही दिनों में डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की बात सुन के सब हमें सिर हिलाते हैं। सब लोग रूहानी को देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत नाजुक थी। आरव रूहानी के पास उसके वार्ड में चला जाता है और उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है। वो उसके पेट पे अपना हाथ रखता है और कुछ महसूस करने लगता है। उसकी आंखें नम थी। उसने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया था, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जब बात रूहानी और उसके बच्चों पे आती है वो कमजोर पड़ जाता है। वो आदिल को रूहानी के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाने को कहता है। आदिल फॉर्मेलिटीज करने चला जाता है और कुछ देर बाद आरव रूहानी को अपनी बाहों में उठाया हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। बाकी सब भी उसके साथ ही निकल जाते हैं। सिर्फ आदिल ही वही रहता है, जिसको राहुल ने रहने को कहा था, ताकि माही के ऑपरेशन का वो पूरा ध्यान रख सके। समीरा आदिल को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिंघानिया फैमिली माही के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठा रहा है और उसका ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। राहुल ने डॉक्टर को बोलकर माही के लिए बेस्ट डॉक्टर्स की टीम भिजवा दी थी, ताकि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो सके। वहीं आरव रूहानी को घर में ले आता है और उसे अपने रूम में ले जाकर अच्छे से बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगता है। जब तक सब लोग वापस आते हैं तब तक दोपहर हो चुकी थी और सबके लंच का टाइम हो चुका था। लेकिन रूहानी की तबीयत खराब होने की वजह से सबका मुंह लटका हुआ था, इसीलिए कोई भी कुछ नहीं खाता और बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं सब लोग और अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि सबका मन अभी खराब हो चुका था। एक तो रूहानी की तबीयत और ऊपर से माही के एक्सीडेंट की खबर ने सबका दिल खराब कर दिया था, क्योंकि माही ने उनके साथ भले ही कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन उन्होंने माही के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा था। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि माही के साथ ऐसा कुछ भी हो, इसलिए सबका मन खराब था। वही रूहानी को शाम के वक्त होश आता है। रूहानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के देखती है और एक टक सीलिंग को घूरने लगती है। उसे अपने पेट पर थोड़ा वेट महसूस होने लगता है। वो नजरें घुमाकर देखती है तो आरव उसके पेट पर हाथ रखकर बैठा हुआ था और एक टक उसी को घूर रहा था। रूहानी को होश में देखकर आरव उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। रूहानी अपनी पलकें झुका करके उसे सब ठीक होने का बताती है।
रूहानी को धीरे धीरे याद आता है कि वो लोग हॉस्पिटल में थे और माही का एक्सीडेंट हो गया था। माही के बारे में सब कुछ याद आते ही रूहानी फिर से पैनिक होने लग जाती है। वो आरव से माही के बारे में पूछती है। आरव उसे शांत करवाते हुए कहता है, माही बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। माही ठीक है, ये सुनकर रूहानी को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन वो अब भी अपनी बहन के लिए परेशान थी। वो आरव से कुछ नहीं कहती और एक टक सीलिंग को घूरती हुई ऐसे ही चुपचाप लेटी रहती है। आरव रूहानी को झूठ बोल के अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता रूहानी की माही कोमा में जा चुकी है। अगर मैंने तुम्हें ये सब बता दिया तो तुम परेशान हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि अब इस हालत में तुम कोई भी स्ट्रेस लो या तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ या फिर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें या हमारे बच्चों को कुछ हो, इसीलिए मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा कि माही कोमा में जा चुकी है और अब वो शायद ही कभी लौट के हम सबके बीच में आएगी। आरव रूहानी के लिए खाना लेके आता है और रूहानी मन महसूस के ऐसे ही थोड़ा बहुत खाना खा लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उससे भी नहीं खाया जाता और वो आरव को मना कर देता है। आरव ने भी कुछ नहीं खाया और सब छोड़ के अपने काम में लग जाता है। दोपहर से रात हो जाती है लेकिन सबके चेहरे अभी भी लटके हुए थे, कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। एक तो माही का एक्सीडेंट और ऊपर से रूहानी की हालत ने सबका दिल तोड़ के रख दिया था। सब भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि रूहानी और उसका बच्चा सही सलामत रहे। आरव अपने कमरे में बैठकर आराम से अपना काम कर रहा था कि उसके फ़ोन में मैसेज नोटिफिकेशन का साउंड आता है और आरव अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें बॉयज व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया हुआ था। आरव मैसेज पढ़ता है और ओके का रिप्लाई कर देता है। बाकी सब उसका ओके देखकर खुश हो जाते हैं। आरव अपनी जगह से उठता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद के वो बाहर आता है और रूहानी को उठाने लगता है, जो दोपहर में लेटे लेटे फिर से सो चुकी थी। रूहानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसे सामने आरव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। आरव रूहानी को खिले हुए चेहरे के साथ उठाता है और उसे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में ले जाता है। कुछ देर बाद रूहानी फ्रेश होकर बाहर आती है तो आरव उसे डिनर के लिए नीचे जाने को कहता है, लेकिन रूहानी साफ मना कर देती है कि उसे भूख नहीं है और नीचे भी नहीं जाना है। रूहानी के मना करते ही आरव उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वैसे ही उसे नीचे ले जाने लगता है। रूहानी आरव से नीचे उतारने को कहती है, लेकिन आरव उसकी एक नहीं सुनता। आरव उसे नीचे ले जाते हुए बताता है कि दोपहर में उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए सबके मुंह लटके हुए हैं और किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया है। रूहानी ये सुन के और भी परेशान हो जाती है। एक तो उसे माही की टेंशन थी और ऊपर से बाकी घर वाले उसको इस हाल में देख के अपनी तबीयत खराब कर रहे थे। रूहानी को बहुत बुरा लगता है। वो आरव से कुछ नहीं कहती और उसके साथ नीचे चली जाती है। आरव उसे लेकर डाइनिंग एरिया में जाता है और राहुल के पास वाली चेयर पर बैठा देता है, क्योंकि दोनों बाप बेटी साथ में ही मिलकर आरव की टांग खींचते हुए खाना खाते थे। आरव जोर जोर से बाकी सब घर वालों को बुलाने लगता है, क्योंकि अभी तक कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। सब घर वाले धीरे धीरे करके कमरे से बाहर निकलने लगते हैं और रूहानी को ठीक देख के सबके चेहरे खिल जाते हैं। सब एक एक करके रूहानी के पास आते हैं और प्यार से उसका हालचाल पूछने लगते हैं। रूहानी मुस्कुराते हुए सबको जवाब देती है, क्योंकि वो फिर से सबको परेशान नहीं करना चाहती थी और उसे अपने बच्चों की भी फिक्र थी, इसीलिए अपने बच्चों की खातिर खुश रहने की कोशिश करती है और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लेने की कसम खाती है। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लेते हैं और सर्वेंट डिनर सर्व करने लगते हैं। सब लोग बारी बारी से रूहानी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने लगते हैं ताकि वो खुश रहे। और राहुल और रूहानी की फिर से जोड़ी बन जाती है और वो दोनों बाप बेटी मिलकर आरव की टांग खींचने लगते हैं। आरव को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कम से कम ऐसे ही मस्ती करते हुए रूहानी खुश तो होती थी। सब लोग हंसी मजाक में ऐसे ही डिनर करते हैं और थोड़ी देर और हॉल में बैठकर गप्पे मारते हैं। उसके बाद रूहानी को नींद आने लगती है तो आरव उसे लेकर कमरे में चला जाता है और उसके बाद बाकी सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूहानी और सीड की बेटी हीर ने मिलकर थोड़ी देर में सबके चेहरे पर वापस से रौनक ला दी थी। सब मुस्कुराते हुए अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। सारा जब अपने कमरे में जाती हैं तो राहुल बालकनी में खड़ा चांद को एकटक देख रहा था। सारा सीधा राहुल के पास ही बालकनी में चली जाती है। राहुल सारा की प्रेजेंस फील करते ही उसे अपने पास खींच लेता है और उसे पीछे से हक करके उसके पेट पर अपने दोनों हाथ लपेट देता है। सारा भी मुस्कुराते हुए राहुल के हाथों पर अपने हाथ रख देती है और अपना सर उसके सीने पे रख के मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या देख रहे हैं पतिदेव? राहुल सारा के कंधे पर अपना चेहरा रखे बेफिक्रे से कहता है, देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ। सारा वैसे ही राहुल से पूछती है, तो क्या इस नाचीज को ये जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं? राहुल मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें सारा सच था तो फिर तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं की? मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में मेरी वजह से नहीं है और मैंने तुम्हें ये सच भी नहीं बताया। तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की फिर भी तुमने अब तक शिकायत नहीं की और हंसी खुशी मेरे पूरे परिवार को अपनाया। मुझे अपनाया, मुझे इतना सारा प्यार दिया। कैसे कर लिया तुमने ये सब, ये जानकर भी कि तुम्हारे पिता के इस दुनिया में ना होने की वजह मैं हूँ? राहुल की बात सुन के सारा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट तैर जाती है।
वो मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ पलटती है और उसकी कमर में अपने हाथ लपेट के मुस्कुराते हुए कहती है, राहुल, हर लड़की को सिर्फ अपने पिता के साथ रहने का मौका तब तक मिलता है जब तक कि उसकी शादी ना हो, लेकिन मुझे ये मौका सारी जिंदगी के लिए मिला। तो जरा सोचो कि मैं कितनी लकी हूँ, क्योंकि मैं शादी के बाद भी अपने पिता के साथ रह रही हूँ। इतना कहते कहते सारा राहुल के दिल वाली जगह पर अपना हाथ रख देती है। सारा की बातों से राहुल स्पीचलेस हो जाता है। उसके पास सारा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो मुस्कुराते हुए सारा को खुद में समेट लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही खड़े रहते हैं और सारा फिर राहुल से दूर होती है और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, और वैसे भी इतने हैंडसम आदमी को अपने हाथ से कौन जाने दे सकता था, ऊपर से इतना रिच कि मेरे लिए सब कुछ खरीदा सकता था। तो मैंने भी सोचा थोड़े भाव दे ही देती हूँ, बच्चा खुश हो जाएगा। राहुल सारा की कमर पकड़ के उसे खुद से चिपकाते हुए कहता है, लेकिन बच्चा इतने से खुश नहीं होगा, बच्चे को तो कुछ और चाहिए और आज तुम उसके लिए मना नहीं करोगी। सारा राहुल की बात सुनकर अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे पर छोटी सी चपेट लगाते हुए कहती है, मिस्टर सिंघानिया, थोड़ी शर्म कर लीजिए, आप दादा बनने वाले हैं, आपको इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। राहुल सारा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले जाते हुए कहता है, प्यार करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, उम्र तो बस एक नंबर है। राहुल सारा को बेड पर लेटाकर खुद भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके ऊपर आकर धीरे धीरे उसके कपड़े भी उसके बदन से अलग कर देता है। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े फर्श पर गिर चुके थे और कमरे का माहौल काफी इंटेंस हो चुका था। पूरे कमरे में सारा की आहें गूंज रही थी और राहुल सारा के साथ इंटीमेट हो रहा था। चैप्टर 110, रूहानी का लेबर पेन शुरू। नेक्स्ट मॉर्निंग, रूहानी की नींद ग्लास वॉल से आती सूरज की किरणों से खुलती है। रूहानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और इधर उधर देखने लगती है। कुछ देर के बाद वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डिलीवरी टाइम काफी नजदीक आ गया था, इसलिए उसे उठने बैठने में काफी दिक्कत होने लगी थी। रूहानी बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और आरव बथरोब पहने हुए कमरे में आता है। वो रूहानी को उठने के लिए मशक्कत करते देख जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी उठने में हेल्प करता है और उसे बेड से टेक लगाकर आराम से बैठा देता है और फिर उसे थोड़ा डांटने वाले लहजे में कहता है, मुझे आवाज दे सकती थी ना, फिर क्या जरूरत है लेडी डॉन बनने की। रूहानी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, मैं लेडी डॉन बन नहीं रही हूँ, कई लेडी डॉन हूँ समझे, और तुम मेरे गुलाम, खुद को बॉस समझने की जरूरत नहीं है। रूहानी की बात सुन के आरव का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसे रूहानी से इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रूहानी कब क्या कह दे इसका कोई मतलब नहीं रहता था, और आरव भी उसका बुरा नहीं मानता था। रूहानी ये सब अपनी मर्जी से नहीं कह रही थी, ये उसके मूड स्विंग की वजह से हो रहा था और आरव को रूहानी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। वैसे भी वह उसके बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए कितना कुछ फेस कर रही थी। ये सोचकर ही रूहानी के लिए आरव को काफी बुरा लगता था कि उसकी वजह से ही रूहानी को इतनी तकलीफ हो रही थी। वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए इतना सह रही थी। आरव रूहानी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। रूहानी आरव को छूट देखकर चीर जाती है और पास में पड़ा हुआ पिलो उठाकर उसे मारने लगती है। आरव चुपचाप खड़ा उसकी मार सहता रहता है, क्योंकि अगर वो भागेगा तो रूहानी भी उसके पीछे आएगी और इससे उसे ही तकलीफ होती। ये सोचकर ही आरव चुपचाप उसकी मार खाता रहता है। कुछ देर के बाद रूहानी थक जाती है और खुद ही पिलो उठाकर दूर फेंक देती है और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मुक्का बनाकर मारते हुए कहती है, तुम्हें दर्द नहीं होता, मैं तुम्हें इतना मारती हूँ, फिर भी तुम मुफ्त तक नहीं करते। आरव रूहानी के पास ही बेड पर बैठ जाता है और उसके पेट पर अपने दोनों हाथ लपेट के कहता है, तुम लोगों के साथ मैं वो खुशियां जी रहा हूँ जो मुझे कभी नहीं मिली, और ये मार तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी तकलीफ सह सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी ने मुझे एक छोटी सी किसी दे दी हो। वैसे भी अगर तुम चाहो तो अपने इकलौते पति को किस कर सकती हो। रूहानी की आंख आरव की बात सुनकर छोटी हो जाती है। वो अपना हाथ उठाकर आरव को चपेट मार देती है। आरव थप्पड़ पड़ने से थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन रूहानी उसे उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से घूरते हुए कहती हैं, मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना डैड को बता दूंगी, फिर डैड तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि सारी जिंदगी उठ नहीं पाओगी। अब मुझे उठाकर जल्दी से रेडी करो क्योंकि मुझे भूख लगी है। आरव रूहानी से आगे कोई बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता था चाहे वह कुछ भी कह ले लेकिन उसके डैड के सामने तो उसकी बीवी की ही चलनी है। इसलिए वो चुपचाप रूहानी को अपनी गोद में उठाकर लेता है और उसे बाथरूम में ले जाकर वाश बेसिन के पास बने स्पेस पे जा उसने रूहानी के लिए ही बनवाया था वहां पर बैठा देता है और उसे ब्रश करवाता है, और थोड़ी देर बाद उसे बात दिलाकर बाथरोब में लपेट के बाहर आता है और उसे कपड़े पहना देता है और उसके बाद खुद भी चेंज करके आता है। थोड़ी देर में ही दोनों डाइनिंग एरिया में होते हैं और रूहानी आराम से पास्ता खा रही होती है जो आरव ने अपने हाथों से कुक करके दिया था, क्योंकि ये रूहानी के फरमाइश थी कि आरव सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे और उसके दोनों बच्चों को खाना बनाकर खिलाएगा, और आरव ने उसकी विश हंसते मुस्कुराते पूरी कर दी थी। रूहानी ने आरव को पास्ता में से एक भी बाइट नहीं दिया तो खुद ही सारा साफ कर जाती, यार अभी तेरे को तो चखने को भी नहीं मिला था कि पास जाकर बना कैसे। थोड़ी देर में बाकी सभी घरवाले भी डाइनिंग एरिया में आ चुके थे और वो लोग भी अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। आरव भी सबके साथ में हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करता है।
और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रूहानी सारा और बाकी सब के पास चली जाती है, क्योंकि उसे अब बोरियत महसूस होने लगी थी और उसे टाइम पास के लिए कोई तो चाहिए था और लेडीज गैंग से अच्छा टाइम पास उसका कहीं पर भी नहीं हो सकता था। इसलिए रूहानी उनके पास चली जाती है। सारा उसके सर में तेल लगाती है और जिया उसके पैरों पर मालिश करने लगती है, क्योंकि उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। रूहानी भी ये सब काफ़ी एंजॉय कर रही थी। उसे कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। वही आरव राहुल के कहने पे पहले हॉस्पिटल जाता है। राहुल ने उसे कहा था कि वो डॉक्टर से बात करे माही की कंडीशन के बारे में। डॉक्टर आरव को बताते हैं कि माही के सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, इसी वजह से वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चोट काफ़ी गहरी लगी थी। उसे होश आने को तो 1 दिन में भी आ सकता है और 1 साल भी लग सकता है। और एक बात और भी डॉक्टर ने बताई थी कि अगर माही को होश आ भी जाता है तो भी वो सारी जिंदगी चल ना पाए, क्योंकि उसकी चोट काफ़ी ज़्यादा गहरी है। इसीलिए वो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आरव डॉक्टर से बात करके वापस आ जाता है और अपने ऑफिस में जाकर अपना काम करने लगता है। वो राहुल को कॉल करके माही की कंडीशन के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि समीरा हॉस्पिटल में नहीं है। उसने आदिल से भी पूछा था, लेकिन उसे भी समीरा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उन लोगों को कोई खबर नहीं थी कि समीरा कहाँ है, वो हॉस्पिटल से पहले ही जा चुकी है। आरव ने हॉस्पिटल के आसपास पता करने की कोशिश की, लेकिन समीरा का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। राहुल ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि समीरा चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी। उसकी फितरत ऐसी नहीं थी कि इतना सब होने के बाद भी वो सुधर जाए। इसीलिए राहुल को थोड़ी फिक्र होने लगती है, लेकिन वो आरव से कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। आरव रात को जल्दी अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। इसी बीच रूहानी ने कई बार आरव को हॉस्पिटल ले जाने की बात बोली थी, लेकिन आरव हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे हमेशा टाल दिया करता था। उसने कहा था कि माही जल्दी ही ठीक होकर वापस घर आ जाएगी, तब उससे मिल सकती हो। और वैसे भी रूहानी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उसने भी ज़्यादा जिद नहीं की। देखते ही देखते रूहानी की डिलीवरी डेट पास आ गई। अब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। आज आरव को काम ज़्यादा होने की वजह से उसको वापस आने में थोड़ा वक्त लग गया था। वही रूहानी अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि उसे अपने पेट में थोड़ा दर्द फील होता है। वो खुद को संभालते हुए खड़ा करती है और संभालते हुए बाथरूम जाती है और वापस आके फिर से बेड पर लेट जाती है। उसे लगा कि शायद बेबी मूवमेंट की वजह से उसको दर्द हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लगा था। रूहानी आंखें बंद करके लेट जाती है। आरव घर वाला आके हॉल में बैठ के कॉफ़ी पीने लगता है, तभी उसे जोर से रूहानी की चीख सुनाई देती है। आरव जल्दी से ऊपर की तरफ भागता है। वो अपने कमरे में एंट्री लेता है तो सामने रूहानी दर्द से तड़प रही थी और पूरी बेडशीट रेड हो चुकी थी। आरव जल्दी से सीट को गाड़ी निकालने के लिए कहता है और खुद रूहानी को उठाकर लेकर जाने लगता है। आरव जल्दी से रूहानी को गाड़ी में लेकर बैठ जाता है और उनकी कार हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। निधि, वैसे अगर आप चाहोगे तो मैं आरव के बच्चों की भी स्टोरी दिखा दूंगी इसी में, लेकिन अगर आप सबकी मर्जी होगी तभी दिखाऊंगी, और अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो अगर सबकी ना होती है तो मैं स्टोरी का 2nd सीजन लेकर आऊंगी, वह भी आरव के बच्चों के साथ ही। लेकिन अगर आप सब चाहोगे कि इसी स्टोरी में दिखाऊं तो मैं इसके बाद आरव के बच्चों की स्टोरी भी शुरू कर दूंगी। तो आप लोगों को जैसे भी ठीक लगे आप मुझे बता देना कमेंट करके, और यह भी कमेंट करके बताना कि रूहानी को 2 लड़कियां होनी चाहिए या 2 लड़के, या फिर 1 लड़का 1 लड़की, जो पहले डिसाइड हुआ था। जो आप सबकी मर्जी हो आप मुझे बता देना। रूहानी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, इसलिए आरव जल्दी से सीट को गाड़ी निकालने को कहता है और खुद रूहानी को गोद में उठा के नीचे जाने लगता है। आरव रूहानी को कार में लेकर बैठ जाता और सीट जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ भगा देता है। बाकी के घर वाले दूसरी कार में हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में आरव रूहानी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में अहान ने पहले ही कॉल कर दिया था, इसलिए डॉक्टर पहले ही रेडी थे। आरव जल्दी से रूहानी को स्ट्रेचर पर लिटा देता है और वार्ड बॉयज रूहानी को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगते हैं। ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ पहले से ही रेडी था। रूहानी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर जल्दी से डॉक्टर्स उसकी डिलीवरी करवाने लगती है और आरव और बाकी सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही वेट करने लगते हैं। रूहानी की अंदर दर्द से चीख निकल रही थी, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बाहर आरव की हालत खराब हो रही थी। रूहानी की चीख सुन के उसे खुद अपने अंदर ही दर्द महसूस हो रहा था, जिस रूहानी पर वो एक तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज वो इतनी तकलीफ सह रही थी सिर्फ उसके लिए। आरव की हालत देख के राहुल उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सब ठीक होने का आश्वासन देता है। आरव राहुल के गले लग जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रूहानी को इतनी तकलीफ की वजह वो होगा। रूहानी काफ़ी देर तक ऐसे ही दर्द से तड़पती रहती है। उसकी चीखें बाहर तक सबको सुनाई दे रही थी। आरव उसकी चीखें सुन के अपने बालों को नोचने लगता है, क्योंकि अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। आरव वहां से जाने लगता है कि उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और बच्चे की आवाज़ सुनकर ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद एक दूसरे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दोनों बच्चों की आवाज़ सुन के आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव जल्दी से अपने डैड के गले लग जाता है।
बाकी सभी जिसको जो मिल रहा था उसी के गले लगकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। कुछ देर के बाद 2 नर्स बाहर आती है और अपने हाथों में व्हाइट कपड़े में लिपटे हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बाहर लेकर आती है। उनके साथ ही डॉक्टर बाहर आती हैं और अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया, आप डैड बन चुके हैं, वो भी 2 बच्चों के। ये रहा आपका बेटा और ये रही आपकी बेटी। नर्स आगे बढ़कर आरव को दोनों बच्चे देने लगती है कि आरव के हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से पहले डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो बेहोश है और उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। कुछ देर के बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर जाने से पहले आरव को मुस्कुराते हुए कहती हैं, मिस्टर सिंघानिया, आज तक इस हॉस्पिटल में ना जाने कितने ही केस आए हैं, कितने बच्चों की हमने डिलीवरी कराई है, कितने लोगों को ये खुशी मिली है, डेट बनने का सौभाग्य मिला है, लेकिन आप पहले इंसान हैं जो अपने बच्चों से पहले अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। डॉक्टर की बात सुन के सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरव बेचारा डॉक्टर की बात सुन के झेप जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो इधर उधर देखने लगता है। बाकी सब घर वाले आरव की हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। राहुल वहां खड़े गार्ड्स को अपना कार्ड निकाल के देता है और उन्हें पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में पूरा हॉस्पिटल मिठाई खा रहा था। वैसे भी सिंघानिया खानदान के वारिश आए थे, ये तो बनता ही था। वही आरव की बारी राहुल की गोद में खेल रही थी और यज्ञ बेटा अपनी दादी माँ के साथ खेल रहा था। राहुल और सारा दोनों बच्चों को किसी और को देने को राजी नहीं थे। उनकी हरकत देख के बाकी घरवाले चिढ़ते हुए कहते हैं, आप लोग जल्दी कीजिए ना, हमें भी दीजिए, हमारा भी तो नंबर आने दीजिए, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं और आप हमें ऐसे तरसा रहे हैं। देखिए ऐसा करना ठीक नहीं, आपको पाप लगेगा, पाप। उन सब की बात सुन के भी राहुल और सारा पर कोई असर नहीं होता। वो ऐसे ही अपने पोता पोती को खिलाते रहते हैं। राहुल तो किसी को एक झलक भी अपनी पोती की दिखाने को भी तैयार नहीं था। वो तो उसे अभी से ही ये सिखा रहा था कि उसे अपने दादा की टीम में रहना है, बाकी सबको उसका दादा हैंडल कर लेगा, बस उसे उसके दादा की साइड ही रहना है और उसकी दादी की मार से उसके दादा को बचाना है, क्योंकि उसकी दादी उसके दादा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। राहुल की बेतुकी बातें सुन के सारा की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपनी आंखें छोटी करके राहुल को घूरने लगती है। वो फिर आरव के बेटे को सिखाते हुए कहती है, बेटा आप जल्दी से बड़े हो जाओ और फिर हम दोनों मिलकर तो तुम्हारे दादा की कमर तोड़ देंगे। उन्होंने भी आपकी दादी को बहुत तंग किया है, आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर हम इनको बताते हैं कि हम दोनों क्या चीज़ है। राहुल सारा की बात सुन के बेशर्मी की तरह सबके सामने कहता है, बीवी वो सब तो हमने 2 दिन पहले किया था, क्या मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि तुम्हारी कमर आज तक दुख रही है? राहुल की बात सुन के सारा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसे राहुल से ऐसी बेशर्मी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे ये तो पता था कि राहुल बेशर्म है, लेकिन इतना बेशर्म है इस चीज़ की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो राहुल को आंखें दिखाने लगती है, लेकिन राहुल तो अपनी पोती के साथ खेलने में बिजी था। वो कभी उसकी छोटी सी नाक को छू के देखता है तो कभी उसके छोटे छोटे गालों को अपनी उंगलियों से हल्के हल्के टच करके देखता। सारा राहुल की बात सुन के पूरी लाल हो चुकी थी। वो सबसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाती हैं और अपने पोते के साथ खेलने में बिजी हो जाती है। वही बाकी सब घर वाले उनकी बातें सुन के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर के बाद रूहानी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसे होश भी आ जाता है। रूहानी को होश में आते ही अपने सर पर किसी का हाथ चलता हुआ महसूस होने लगता है। वो धीरे धीरे आंखें खोल के देखती है और साइड में बैठे आरव को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आरव को देखते ही अपना हाथ धीरे धीरे उसके हाथ की तरफ ले जाते हुए रोते हुए कहती हैं, बहुत दर्द होता है। उसकी बात सुन के आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, ये आखिरी बार था बीवी जब तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, इसके बाद मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं होने दूंगा। उसके बाद बाकी सभी घरवाले एक एक करके अंदर आते हैं और रूहानी से मिलते हैं। लेकिन रूहानी से मिलने से पहले तो उन सब की बस एक ही शिकायत थी कि राहुल और सारा उन्हें बच्चों से नहीं मिलने दे रहे हैं। सबकी शिकायतें सुन के रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर के बाद वार्ड का दरवाजा खुलता है और राहुल और सारा दोनों बच्चों को अपने हाथ में लिए अंदर आते हैं और रूहानी को दोनों बच्चे देते हैं। अपने दोनों बच्चों को देख के रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक नज़र आरव को देखती है और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। कुछ नहीं के बाद एक नर्स अंदर आती है और सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें बच्चों को फीड करवाना था। सभी घरवाले उनकी बात सुन के बाहर चले जाते हैं और रूहानी नर्स की हेल्प से बच्चों को फीड करवाने लगती है। रूहानी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी, इसीलिए अभी कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। कुछ देर के बाद बच्चे दूध पीकर फिर से सो जाते हैं और राहुल और सारा फिर से उन्हें लेकर खिलाने लगते हैं और बाकी सब अपनी बारी आने का इंतजार करने लगते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 110 यही समाप्त होता है। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल। थैंक यू।